मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास के हिस्से तो प्रॉब्लम ही आती है पानी, पत्नी और पैसा जब तक होती है ना हम कदर नहीं करते। अमीर बनने के 3 तरीके हैं, या तो आप अमीर घर में पैदा हों, या फिर आप अमीर आदमी से शादी कर लें। अच्छा। नहीं तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। आइडियली मिडिल क्लास आदमी को अपनी इनकम का 20% पैसा बचाए अगर वो आदमी, तो उसको जीवन में कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हाँ, उसकी इच्छाओं के लिए हो सकता है पैसा कम पड़े, तो अगर किसी की इच्छाएं ज्यादा है तो वो थोड़ा ज्यादा बचत करे। कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। ठीक है। मतलब अगर मैं कमाता 20,000 हाँ। और मैं 1 लाख का फोन कैरी करने की इच्छा रखता हूँ, तो अभी मुझे उसके लिए रुकना चाहिए। ग्रोसरी, ईएमआई और स्कूल, इन तीनों में कैसे मैनेजमेंट हो? मैंने जब पहली बार घर लिया था शहर में, तो मैं वापस अपने गाँव गया था। तो मेरे एक चाचा जी मिले, उन्होंने मुझे बधाई दी। सुना तूने दिल्ली में घर खरीदा है, बहुत पैसे कमाता है। मैंने कहा नहीं चाचा जी, थोड़ा सा होम लोन हो गया, थोड़ा सा पैसे बचाए थे और घर खरीदा। तो उन्होंने बोला होम लोन क्या होता है? वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। 3-4 बार मैंने होम लोन बोला। जब उनको समझ में नहीं आया तो मैंने उनको बताया कि बैंक ने उधार दिया है घर खरीदने के लिए। तो उन्होंने बड़े चौंक के और बड़े जोर से बोला कि अच्छा कर्जा लिया है तूने 30 लाख का कर्ज है तेरे ऊपर, तुझे नींद कैसे आती है? तो मैंने उस दिन समझा कि लोन इज द फेलियर ऑफ प्लानिंग। आप 20 लाख का लोन लेते हैं और अगले 20 साल में लगभग 18,000 की ईएमआई भरते हैं और 20 साल में लगभग 30-35-40 लाख रुपए, 40-42 लाख रुपए पे करते हैं। अगर आप उसी लोन लेने से पहले 7 साल पहले से उसी 20,000 को बचाना शुरू कर दें, मतलब 18,000 आपने बचाया 7 साल तक, तो आपके 20 लाख होगा। या आप 20 लाख लेके 20,000 की ईएमआई अगले 20 साल में, कौन सा अच्छा है? जो बचाया है उसको। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, चाचा जी, जब वो लोग रिटायर होते थे तब घर बनाते थे। हाँ, आजकल तो आज का यूथ जैसी नौकरी करता है और जैसे नौकरी करना शुरू करता है, 2 या 3 साल का आईटीआर भरने के बाद वो जैसे ही देखता है कि मेरी एलिजिबिलिटी हो गई लोन लेने की, वो हाउसिंग लोन लेता है और फिर अपने आप को उस सिकंजे में जकड़ लेता है कि वो अगले 15 साल एटलीस्ट उस लोन की ईएमआई भर रहा होता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप सोचते हैं कि मैं 25,000 किराया दे रहा हूँ या 20,000 किराया दे रहा हूँ, तो क्यों ना घर ले लूँ? नहीं, उस समय नहीं लीजिए आप। ठीक है, आपका किराया आपके होम लोन की किस्त में चला जाएगा, बट आप ये नहीं सोच रहे कि अगर 6 महीने नौकरी नहीं रही तो कहाँ से देंगे? किराए का घर बदल सकते हैं, लोन नहीं बदल सकते। अपनी सेविंग को बढ़ाइए। जिस दिन आपके पास घर खरीदने लायक पैसे हो, एटलीस्ट 70-80% पैसा हो, उस दिन आप लोन लेके घर लीजिए। लोन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि लोन, क्रेडिट कार्ड, जिसको जो लोग खराब कहते हैं ना, आम जनता जिसको खराब बोलती है, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। हम कहते हैं कि लोन एक शिकंजा है जिसमें हम फंस के रह गए, या वही लोन अंबानी जी लेके कितना बड़ा व्यापार करते हैं। बस लोन को यूज़ करने आना चाहिए आपको। लोन मिलता है 8%, 10%, 12% पे, बस आप उसको 20%, 50% अगर बनाने की काबिलियत रखते हैं तो लोन आपके लिए यूज़ है। क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टाइम पे देना सही है या फिर मिनिमम ड्यू पे? बिल्कुल टाइम पे देना चाहिए। 45 दिन का टाइम मिला है, 45 दिन के बाद पूरा पे कीजिए। ये जो मिनिमम ड्यू वाला चक्कर होता है ना, ये कभी खत्म नहीं होता है, उससे आप ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। क्रेडिट कार्ड को तभी यूज कीजिए आपके जेब में पैसे हो। बस आप अपने जेब से पैसे खर्च करने के बजाय उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, उस पैसे से पैसे बनाइए। कौन सी ऐसी चीज है कि आज की डेट में मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूं इस चीज में, आने वाले कुछ सालों में कम से कम करोड़पति तो बन जाऊं? पति तो हम बन जाते हैं, करोड़पति कोई बनता है। करोड़पति बनने के लिए मतलब बहुत मुश्किल नहीं है। मेरा बेटा 15 साल का है, अगर वो आज 1,000 रुपये से शुरुआत करे और हर जन्मदिन पे अपने उस 1,000 को 1,000 से बढ़ा दे, मतलब टॉप अप SIP बोलते हैं इसको, मतलब स्टार्टेड विद 1,000, अगले जन्मदिन से 2,000, उसके अगले जन्मदिन से 3,000, ऐसे करते हुए अगर 40 साल तक बचाए, 55 साल की एज होगी उसकी, 15 + 40, 55 साल, पता कितने पैसे होंगे उसके? कितने? सिर्फ 10 करोड़ रुपये। एक आदमी पैसे बचाता है, उसने 10-20 लाख बचा लिए, हम गरीबी से सिर्फ 1 कदम दूर है। अगर उसके घर में कोई भी एक आदमी बीमार पड़ गया ना, वो 10 लाख निकल जाएगा। तो ही मस्ट हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी अच्छी चीज़ होती है रहने के लिए, गोल्ड अच्छा होता है पहनने के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट वाली चीज होनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल करेक्ट समय है 2014-15 से लेके 2040 तक। ये वो समय है जब आप इंडिया में कहीं पैसा लगाएंगे, पैसा बढ़ेगा। गोल्ड और रियल एस्टेट, इसमें पैसा कब और क्यों लगाएं? गोल्ड, आपको बेटी की शादी में तो गोल्ड ही खरीद के देना पड़ेगा ना, तो गोल्ड उसके लिए खरीद होना चाहिए। रहने के लिए आप घर होना ही चाहिए। किराए पे तब तक मत रहिए जब तक आपको ईएमआई बर्डन ना लगे। मेरे एक दोस्त ने पूछा, यार नौकरी में मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला कोई नहीं, एक होम लोन ले ले, कल से मजा आने लगेगा। तो दिखावे में, लोगों को बराबरी में रहना है, तो अपने परिवार को वहीं छोड़ के जाने वाले हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सेक्रीफाइस करा, आप 7 दिन 6 दिन नौकरी करते हैं, 5 दिन नौकरी करते हैं, तो जो बचे हुए 1 दिन या 2 दिन जो एक्स्ट्रा वीकेंड होता है, उस दिन आप मॉल में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, आप मैकडी में जाके बर्गर खा रहे हैं, या उस 2 दिन में कुछ एक्स्ट्रा सीख के, कुछ एक्स्ट्रा करके कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब पैसा एक्स्ट्रा आता है, उस एक्स्ट्रा पैसे को बचाएं, ना कि उसे एक नई ईएमआई तैयार करें। सैलरी से मिले हुए पैसे को हम अलग तरीके से खर्च करते हैं, बोनस से मिले हुए सैलरी को हम अलग तरीके से खर्च करते हैं, और लॉटरी में जीते हुए पैसे को अलग तरीके से खर्च करते हैं। इसीलिए किसी लॉटरी वाले को कभी मिलियनर नहीं देखा। मतलब लॉटरी जीतने के बाद पाया गया है कि 5 से 7 साल बाद वो लोग वही होते हैं जहाँ से वो शुरू किया था। गोल होना चाहिए,
गोल के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करें। बजट होना चाहिए कि आप कितने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, और उस बजट के बाद अपनी सेविंग की हैबिट्स, आप पैसा कितना कमाते हैं उससे अमीर नहीं बनते, आप पैसा कैसे खर्च करते हैं उससे अमीर बनते हैं। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। और आज का एपिसोड जो है वो मेरे और आप जैसे लोगों के लिए है, यानी कि वो लोग जो महीने के शुरू में तो बड़े खुश होते हैं कि कुछ सैलरी आ गई, लेकिन जब महीना खत्म होने वाला होता है ना तो उतनी एंजाइटी और उतना ही टेंशन हो जाता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कभी कभी हमें सोचना पड़ता है कि यार अब इतने से पैसे कहाँ लगाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों की फीस ज़्यादा हो गई है, या फिर कई बार घरों में मिडिल क्लास फैमिलीज हम ये डायलॉग सुनते हैं कि यार खर्चा इतना ज़्यादा है, पैसा कुछ बच नहीं रहा है, और इस बार तो बच्चे की फ़ीस भी ज़्यादा देनी है, इस बार तो इसकी एकेडमी की फ़ीस भी है, और शादी भी आ गई है, त्यौहार आ रहे हैं, तो ये खर्चे मैनेज कैसे होंगे मिडिल क्लास के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो आज इसी पे बात करेंगे, और आज मेरे साथ है फाइनेंस एडवाइज़र जो आपके फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है वो बताएंगे। चित्रंजन कुमार जी मेरे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच तमन्ना जी। सर, मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई पैसा नहीं बचता, इतनी सी सैलरी है और उसमें क्या क्या करें, और उस पर अगर कोई शादी ब्याह जैसी चीज़ आ जाए तो डबल बर्डन। तो कैसे इससे निजात पा सकते हैं? देखिए, मिडिल क्लास के हिस्से तो प्रॉब्लम ही आती है है ना। तो मैं आपको बताऊं कि पानी, पत्नी और पैसा जब तक होती है ना हम कदर नहीं करते राइट। आप याद कीजिए, जब कभी ऐसा हुआ कि एमसीडी की तरफ से आपको नोटिस आया कि 2 दिन पानी नहीं आएगा, फिर हम कितना संभाल के पानी बचाते हैं, है ना। एक एक कटोरी में पानी भर के रखते हैं और बड़े आराम से खर्च करते हैं। ऐसे ही पैसे के साथ भी है। जब तक आपको पैसे की अहमियत नहीं पता होगी ना, तब तक आपको पैसा ऐसे ही आएगा और चला जाएगा। मैं एक दिन डिस्कवरी चैनल देख रहा था और उसमें एक प्रोग्राम दिखा रहे थे, वो दांतों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जानवरों के दांतों के ऊपर। तो उन्होंने 2 तरह के जानवर लिए थे, एक जिनके दांत शार्प थे और एक जिनके दांत भोथड़े थे। मतलब घोड़े और गधों टाइप के जानवर थे। घोड़े के दांत शार्प होते हैं और गधों खच्चर जो होते हैं उनके दांत थोड़े भोथड़े होते हैं। तो उन्होंने एक बराबर का रैंच दो रैंच लिया था, जिसमें देखा कि कैसे ये लोग खा रहे हैं। तो घोड़े जब खाना शुरू करते हैं तो कुछ दूर तक मतलब वो सिर्फ ऊपर की जो घास थी ना, पीली वाली घास, वो खाते थे 1-2 इंच, और खा के आगे बढ़ जाते थे। 5 दिन लगा, उन्होंने पूरा रेंज खत्म कर दिया, और फिर जब छठे दिन वापस आए तो उतनी उग चुकी थी घास जितना उन्होंने खाया था। जबकि दूसरे जो जानवर के टीम था, जो जिनके दांत भोथड़े थे, वो जब ग्रिप कर रहे थे तो पौधे को तो पूरा खींच के उखाड़ के खा जाते थे। तो उनको खत्म करने में 25 दिन लगा, लेकिन जब 26वें दिन वापस आए ना तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो मिडिल क्लास की सैलरी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। हम 25 तारीख तक ऐसे खाते हैं कि दोबारा खाना ही नहीं है, और पूरा खत्म कर देते हैं, और फिर लास्ट के 5 दिन हम फकीर की तरह जीते हैं। तो मिडिल क्लास ऐसी ही रहने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहने वाली है। तो क्या करें? क्योंकि सैलरी तो देखिए, मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूं तो अगर एक बंदा कमा रहा है, वो मैं कह रही हूँ कि चलो 50,000 भी कमा रहा है, मैं आइडियल फैमिली के तौर पर एक ही बच्चा ले लेते हैं, आजकल एक ही बच्चा है, एक बच्चा है, उसकी स्कूल की फीस भी देनी है, आपको अपने खर्चे भी निकालने हैं, मतलब महीना खत्म होते होते कई बार ऐसा लगता है कि किसी से उधार मांग ले क्या। अमीर बनने के 3 तरीके हैं। या तो आप अमीर घर में पैदा हो, या फिर आप अमीर आदमी से शादी कर लें। अच्छा। नहीं तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। 2 तो हम कर चुके हैं हम में से अधिकांश दर्शक। एक तो कर ही चुका है, जन्म ले चुका है, वो जहाँ भी जन्म लिया है। दूसरा है कि अमीर आदमी से शादी कर ले, या तो लड़की है तो किसी अमीर लड़के को ढूंढ ले, या लड़का है तो कोई अमीर लड़की को ढूंढ ले। या तीसरा तरीका, उसको मनी मैनेजमेंट आ जाए। पैसा एक टूल है, पैसा एक पावर है जो आपको जीने की आज़ादी देता है। आप उस पैसे को जितने अच्छे से मैनेज करेंगे, आप समझिए आपके घर में चाकू है, तो वो चाकू तब तक चाकू है, आपके हाथ में है तो वो टूल है, और आपके बच्चे के हाथ में तो एक हथियार है। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको यूज करने नहीं आता, आपको यूज करने आता है, इसलिए। तो पैसा भी ऐसा ही है। तो मुझे बताइए, अगर 30 से 50,000 सैलरी आ रही है किसी के घर में, तो कैसे सारे खर्चे निकालेगा? पहले तो उसे एक गोल बनाना चाहिए कि उसे पैसे बचाना क्यों है। अच्छा। पैसे बचाना इंपॉर्टेंट है, बचाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बचा रहे हैं। तो गोल इज इंपॉर्टेंट। गोल के बाद तय होता है कि कौन सा, जैसे आपको जाना है यहाँ से लंदन, तो आप ट्रेन से तो नहीं जाएंगी ना। आपको जाना है मुंबई, तो आप हवाई जहाज से भी जा सकती हैं, ट्रेन से भी जा सकती हैं। आपको यहाँ से सिर्फ मेरठ जाना हो, आप जहाँ नोएडा में बैठी हैं और मेरठ जाना हो, तो आपको यहाँ से फ्लाइट तो नहीं मिलेगी ना, या फ्लाइट तो नहीं लेनी चाहिए ना, अगर एयरपोर्ट चलती हुई तब भी, एयरपोर्ट हो तब भी। तो आपको गोल डिसाइड करना होगा। गोल डिसीजन से आपका मीडियम डिसाइड होगा, कौन से मीडियम के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म वाले ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अच्छी होती है। शॉर्ट टर्म के लिए हम शॉर्ट टर्म वाले, मतलब हर नीड के लिए अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, हर चीज़ के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है।
तो एक 50,000 कमाने वाला आदमी पूछा कि एक 50,000 कमाने वाले आदमी को क्या करना चाहिए, तो उसको नॉर्मली एक आइडियली मिडिल क्लास आदमी को अपनी इनकम का 20% पैसा बचाए अगर वो आदमी, तो उसको जीवन में कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलानी पड़ेगी, कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, उसकी अपनी नीड के लिए। हाँ, उसकी इच्छाओं के लिए हो सकता है वो पैसा कम पड़े, तो अगर किसी की इच्छाएं ज़्यादा है तो वो थोड़ा ज़्यादा बचत करे, और किसी की इच्छाएं कम है तो वो थोड़ा कम बचत कर भी चल सकता है। और महीने का बजट कैसे बनना चाहिए? हाँ, तो बजटिंग एक नॉर्मल रूल है जो अधिकांश लोगों पे लागू होता है, जरूरी नहीं कि सब पे लागू हो। 50-30-20, 50% अपनी आज की ज़रूरतों पे खर्च कीजिए, 30% चीज़ें अपने डिज़ायर पे खर्च कीजिए, और 20% आप सेव कीजिए। अच्छा। तो अगर एक मिडिल क्लास के लिए बोल रहा हूँ, अगर उसकी इनकम थोड़ी बढ़ जाती है तो ये 20% सेविंग है ये बढ़ जाता है, क्योंकि अब खाना तो उतना ही खाएंगे, फिर आप अपना एक्स्ट्रा पैसा लग्जरी पे खर्च करते हैं, डिज़ायर पे खर्च करते हैं। तो जो डिज़ायर पे ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप सेविंग कम करेंगे। तो एक तरीका ये भी है, पहले लोग इन्वेस्ट करते थे, पहले लोग जब कमाते थे, या नॉर्मल मिडिल क्लास का जो माइंडसेट होता है वो होता है कमाओ, खर्च करो, और पैसा बच गया तो बचाओ। जबकि इसका उल्टा होना चाहिए, पहले कमाओ और कमाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ। एक तो कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, और दूसरा जो खर्च है उससे पहले आप बचत को रखें। आप अपने, जैसे आपका कोई लोन है, कोई EMI है, वो आसानी से कट जाता है, वो डेफिनेटली पे होता है, बट सेविंग नहीं होता कई बार। मैं एक छोटा सा वृत्तांत सुनाता हूँ आपको। मेरे बचपन में मैंने देखा अपनी दादी को, तो दादी रोटियां बनाती थी, पहली 2 रोटियों में हल्दी लगाती थी, तो हल्दी लगाने के बाद वो 2 रोटी गाय को खिलाई जाती थी। मैंने देखा गाय को रोज रोटी मिलती थी, लेकिन वही खाना बचने के बाद बैल को या कुत्ते को खिलाया जाता था, उनको रोज नहीं मिलता था, क्योंकि कभी बचता था कभी नहीं बचता था। तो अगर आप सेविंग को अपनी पहली प्रायोरिटी मान के चलेंगे तो आपके पास सेविंग होगा, और जब सेविंग होगा तो उससे सब कुछ होगा। मतलब पूरा फाइनेंस आपको मैनेज करना पड़ेगा, चाहे आपकी सैलरी कम हो या फिर ज़्यादा हो। आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि आपके घर में कितना पैसा आ रहा है, और पहले आप सेविंग करो, फिर आप खर्चा करो। और ये खर्चे और सेविंग के बीच का जो रास्ता है उसको कैसे तय करें, क्योंकि पैसे तो आपके पास फिर लिमिटेड हैं। आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए, आपको कितने रिसोर्स हैं, क्या गोल है, ये सब पता होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। ठीक है। मतलब अगर मैं कमाता 20,000 हूँ और मैं 1 लाख का फ़ोन कैरी करने की इच्छा रखता हूँ, तो अभी मुझे उसके लिए रुकना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। वो बेवकूफ़ी है। हाँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी, 2 दोस्त हैं, अमन और आकाश। अमन और आकाश ने नौकरी ज्वाइन की, और 25 साल की एज में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी ज्वाइन करते हैं। दोनों की सैलरी मानते हैं 40-50 हज़ार, जैसे आप बोल रही हैं मिडिल क्लास की सैलरी इतनी होती है, तो 40-50 हज़ार की सैलरी होती है, तो दोनों 40-50 हज़ार कमाते हैं। अमन ने सोचा कि यार, वो आपका पॉडकास्ट देखता है और उसने सोचा कि यार पैसे बचाते हैं, अमन जी हाय। और वो 20,000 महीने का बचाना शुरू करता है। ठीक है। और आकाश कहता नहीं यार, जिंदगी एक बार मिली है, इसको जीना है, और वो 50,000 पूरा खर्च करता है। 10 साल बाद दोनों मिलते हैं। अमन 20,000 की सेविंग करता था 10 साल तक, उसने लगभग 24 लाख बचाए होंगे। 1 साल में 2,40,000 और 10 साल में 24 लाख बचाए। और जब वो आकाश से मिलता है तो आकाश बहुत खुश है और अमन भी खुश है। तो बट अमन और आकाश दोनों आपस की बात करते हैं कि तुम कैसे करते हो मैनेज अपना इनकम और एक्सपेंस। तो अमन बताता है कि मैं 20,000 बचाता हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से 30,000 में अपना गुजारा करता हूँ, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को काट के, और किस तरह से मैंने पैसा बचाया है। आकाश कहता नहीं यार, ज़िंदगी तो खुल के जीनी चाहिए, एक बार मिली है। तो आकाश से अमन बहुत प्रभावित होता है, बोलता है यार मैं खामोखा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर लोगों के ट्रैप में आ गया और मैंने पैसे बचाने लगा, और वो उस दिन से बचाना बंद कर देता है। अच्छा। उससे मिलने के बाद वो बचाना बंद कर देता है। आकाश अमन से प्रभावित होता है कि यार देखो, इस 50,000 की इनकम में भी इसने पैसे बचाए और मैं पूरे पैसे उड़ा रहा था, आज मैं जब देखता हूँ तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो आकाश उस दिन से बचाना शुरू करता है। 25 साल बाद, मतलब उस समय उनकी एज 35 है, 25 साल बाद जब वो रिटायर होंगे 60 साल में, तो अब गेस कीजिए किसके पास कितने पैसे होंगे। अमन ने 10,000 रुपये 25 साल के हिस्से से बचाना शुरू किया 35 साल तक, तो उसने बचाया 24 लाख रुपए। उस दिन से उसने बंद कर दिया सेव करना। आकाश ने 35 साल की उम्र से 20,000 रुपये बचाना शुरू किया और 60 साल तक बचाए, उसने बचाया लगभग 60 लाख रुपए। तो आपको क्या लगता है किसके पास कितने पैसे होंगे, जिसने 60 लाख बचाए या जिसने 24 लाख बचाए? 60 लाख। 60 लाख बचाए। तो हम आकाश के पास 60 लाख बचाने के बाद उसके पैसे, अगर हम लोग इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न ले तो 12 से 15% का रिटर्न आता है। हम लोअर साइड रखते हैं, 12% का रिटर्न लेते हैं। तो 12% के रिटर्न से उसका जो कॉर्पस बनता है वो लगभग 4.5 करोड़ बनता है आकाश का। आप जानना चाहेंगे अमन का कितना होगा? कितना? सिर्फ 13.5 करोड़, 13.5 करोड़। मतलब इतना बचा के आप करोड़ों। आप सोचिए 25 से 35 बचाना आसान था या 35 से 60 बचाना आसान था? 25 से 35। उसने जो 12 लाख बचाए थे ना, 24 लाख बचाए थे, वो 24 लाख जिस दिन आकाश से मिला था उस दिन उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 50 लाख हो गई थी। 24 लाख 50 लाख, इट्स नॉट
बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन वो 50 लाख आगे इन्वेस्टेड रहा और उस पर रिटर्न आता रहा, तो 12% के हिसाब से अगले 25 साल में वो 50 लाख 13.5 करोड़ बन जाता है। तो अगर शुरुआत के पहले अगर 10 साल आपने बचा लिया ना, तो ज़िंदगी भर ना भी बचाएं तो भी चल जाएगा। तो सोचिए, अगर आकाश को अमन के बराबर 13.5 करोड़ बनाना होता तो उसको 35K से अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को 3 टाइम्स करना होता है, मतलब 60,000 करना होता। तो सोचिए, अगर 35K में दोनों की सैलरी अगर 50,000 से बढ़ के 1 लाख हो गई, तो आकाश 1 लाख में से 60,000 बचा रहा होगा उसको मैच करने के लिए। तो कैसी ज़िंदगी जीना पड़ेगी, कैसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी उसको। जो आदमी ज़िंदगी को एक बार मिली है और एक बार जीना चाहिए फिलॉसफी से जी रहा था, उसको वो 50 में से 10 नहीं बचा रहा था या 20 नहीं बचा पा रहा था, उस आदमी को 1 लाख में से 60,000 बचाना पड़ेगा। मेरे को भी यही लगता है कि जिंदगी जी लो। मेरा तो भी। इसके बीच का एक रास्ता है कि आप ज़िंदगी इतनी छोटी भी नहीं है कि कल ही खत्म हो जाएगी। तो किसी ने एक अच्छी लाइन लिखी थी कि जियो तो ऐसे जियो जैसे आज का दिन ही आखिरी दिन हो। ठीक है, और किताब के बारे में वैसे कहा गया है, या इन्वेस्टमेंट के बारे में, और इन्वेस्ट करो तो ऐसे करो कि जैसे आपको 100 साल जीना है। तो ये दोनों की यही तो बैलेंस बनाना है लाइफ में। एक तरफ है खर्चा, एक तरफ है वेल्थ बनाना। तो पैसा इसलिए नहीं जोड़ना है कि पैसा मुझे बहुत अरबपति आदमी बनना है, नहीं, पैसा इसलिए बचाना है कि मैं उस पैसे को ज़्यादा खर्च कर सकूं। तो सोचिए, अमन ने पहले 10 साल बचाए, 20 हज़ार करके 24 लाख बचाए। अब उसके बाद से जितने पैसे कमा रहा है सारे खर्च कर रहा है। तो 60 साल की उम्र में जब उसको 13 करोड़ बनते हैं, 55 की एज में अगर देखें तो उसको लगभग 6 करोड़ बन चुके होंगे। 6 करोड़ रुपए से अगर 12% से पैसा ग्रो करता है तो लगभग 72 लाख हर साल ग्रो करेगा। मतलब इसको बोलते हैं पैसिव रिटर्न। पैसा इन्वेस्टेड है, उस पर 12% का रिटर्न आ रहा है, तो 72 लाख हर साल ग्रो कर रहा है। उसमें से अगर वो हर महीने 5 लाख निकाल ले तो साल में कितना निकलेगा? 60 लाख। तो 20,000 बचाने वाला आदमी 10 साल बचाया है, और 55K से अगर हर महीने 5 लाख निकालना शुरू करे तो फिर उसका कॉर्पस कभी खत्म नहीं होगा। तो जिंदगी जीने के लिए बचाया उसने। उस शुरुआत के 10 साल इसलिए उसने सेक्रीफाइस करे ताकि बाकी के 50 साल जी सके आराम से, और सिर्फ खुद न जी सके, अपने परिवार को एक वेल्दी छोड़ के जाए। जैसे परिवार की हम बात कर रहे हैं, और मिडिल क्लास में एक सबसे बड़ा डायलॉग जो होता है या फिर सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको EMI भी भरनी है, आपको बच्चे की स्कूल की फीस भी देनी है, आपको ग्रॉसरी भी मैनेज करनी है, और शॉपिंग वो भी करनी है। चलो शॉपिंग को आप छोड़ भी दीजिए, लेकिन आपको ग्रॉसरी, EMI और स्कूल, इन तीनों में कैसे मैनेजमेंट होगा? आपको पता है लोन क्या होता है? उधार। जब तक इसे आप हिंदी में नहीं कहते ना, तब तक आपको समझ नहीं आता है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैंने जब पहली बार घर लिया था शहर में, तो मैं वापस अपने गांव गया था। तो मेरे एक चाचा जी मिले, उन्होंने मुझे बधाई दी, सुना तूने दिल्ली में घर खरीदा है, बहुत पैसे कमाता है। मैंने कहा नहीं चाचा जी, थोड़ा सा होम लोन हो गया, थोड़ा सा पैसे बचाए थे और घर खरीद। तो उन्होंने बोला होम लोन क्या होता है? वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने पूछा होम लोन क्या होता है? तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, 3-4 बार मैंने होम लोन बोला। जब उनको समझ में नहीं आया तो मैंने उनको बताया कि बैंक ने उधार दिया है घर खरीदने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने बड़े चौंक के और बड़े जोर से बोला कि अच्छा कर्जा लिया है तूने? लिटरली उसी दिन मुझे समझ आया कि लोन कर्जा होता है। वो 30 लाख का लोन, मैंने उनको बताया कि 30 लाख का होम लोन लिया था मैंने। तो बोले कि 30 लाख का कर्जा तेरे ऊपर, तुझे नींद कैसे आती है? तो मैंने उस दिन समझा कि लोन इज द फेलियर ऑफ प्लानिंग। लोन हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम उस चीज़ के लिए पहले से तैयार नहीं होते। हमें गाड़ी पसंद आ गई, हम आज ही खरीदना चाहते हैं, तो हम लोन ही लेंगे। हमें घर पसंद आ गया, हमें आज ही लेना है, तो हम लोन लेंगे। आप 20 लाख का लोन लेते हैं और अगले 20 साल में लगभग 18,000 की EMI भरते हैं, और 20 साल में लगभग 30-35-40 लाख रुपए, 40-42 लाख रुपए पे करते हैं। अगर आप उसी लोन लेने से पहले 7 साल पहले से उसी 20,000 को बचाना शुरू कर दें, 18,000, मतलब 18,000 आपने बचाया 7 साल तक, तो आपका 20 लाख होगा। या आप 20 लाख लेके 20,000 की EMI अगले 20 साल दें, कौन सा अच्छा है? जो बचाया है वो 7 साल पहले हम प्लान नहीं करते, इसलिए हम शायद 20 साल लोन लेके 20 साल पे करते हैं। और मैं आप बता भी रहे थे कि आपने जो घर लिए हैं विदाउट लोन लिए हैं। हाँ, वो कह रहा हूँ ना, मैंने पहली बार जो लिया था तो लोन लिया था। तो जो मुझे समझ में आ गया तो मैंने तैयारी करी। उस घर लेने के बाद जैसे मैंने उसका लोन चुकाया, मैंने बहुत जल्दी ही लोन चुका दिया, फिर जब समझ में आ गया कि कर्ज है तो उसके बाद जब मैं दूसरा घर लिया, दूसरा घर मतलब ये नहीं कि घर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिया। उस समय तब घर लिया था जब मैं मेरी शादी हुई थी, तो मुझे एक घर की ज़रूरत थी, तो मैंने एक घर ले लिया जो मेरी बेसिक नीड को फुलफिल करता है। बट अब लगता है कि थोड़ा बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी लगता है कि पापा इतना कमाते हैं तो घर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो मैंने घर बुक किया। वो बड़ा घर है और उसमें मैंने लोन नहीं लिया, अभी तक लोन नहीं लिया। लगभग मतलब चैन की नींद सोते होंगे आप तो, 2.5-3 करोड़ का घर है। हाँ, टेंशन ही नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा टेंशन तो वही होता है घर का लोन चुकाना। जी बिल्कुल। लोन लेके आप मतलब आप कहते हैं आप जीवन फिर और कुछ नहीं कर पाते, आप बंध जाते हैं, नहीं कर पाते, आप लोन लेके बंध जाते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी अपने करियर की शुरू करता है, करियर की शुरुआत करता है। आपको याद कीजिए, हमारे पिछली जनरेशन के लोग
हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, चाचा जी, जब वो लोग रिटायर होते थे तब घर बनाते थे। हाँ, आजकल तो आज का यूथ जैसी नौकरी कमाता करता है और जैसे Right. नौकरी करना शुरू करता है और 2 या 3 साल का आईटीआर भरने के बाद वो जैसे ही देखता है कि मेरी एलिजिबिलिटी हो गई लोन लेने की, वो हाउसिंग लोन लेता है और फिर अपने आप को उस शिकंजे में जकड़ लेता है कि फिर जीवन में और कुछ नहीं कर पाता। वो अगले 15 साल तक एटलीस्ट उस लोन की ईएमआई भर रहा होता है। और ये पीयर प्रेशर भी होता है कि उसने घर अपना ले लिया, मैं भी ले लूं। ये peer अधिकांश pressure यही भी है, है अधिकांश ना? यही है। तो जिन लोगों का खुद का एक तरह से कहिए कि नॉलेज अच्छी नहीं है या स्टेमिना नहीं है, या वो लोग को फॉलो करते हैं, अपने आसपास के दोस्तों को देख के अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। वैसे ये भी एक बड़ा काउंटर डिबेटेबल है कि किराए का मकान अच्छा है या फिर अपना घर लिया हुआ अच्छा है। आपका क्या इसमें राय है? क्योंकि बड़े सबके सारे लिए ऐसे अलग अलग है। सबके, मैंने बताया ना कि आपका गोल क्या है उसके ऊपर है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको, आप सोचते हैं कि मैं 25,000 किराया दे रहा हूँ या 20,000 किराया दे रहा हूँ तो क्यों ना घर ले लूँ। नहीं, उस समय नहीं लीजिए आप। उसमें इसलिए घर मत लीजिए, और ठीक है आपका किराया आपके होम लोन की किस्त में चला जाएगा, बट आप ये नहीं सोच रहे कि अगर 6 महीने नौकरी नहीं रही तो कहाँ से देंगे। ठीक है, किराए का घर बदल सकते हैं, लोन नहीं बदल सकते। आप घर का साइज छोटा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपनी सेविंग को बढ़ाइए। जिस दिन आपके पास घर खरीदने लायक पैसे हो, एटलीस्ट 70-80% पैसा हो, उस दिन आप लोन लेके घर लीजिए। लोन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि लोन, क्रेडिट कार्ड, जिसको जो लोग खराब कहते हैं ना, आम जनता जिसको खराब बोलती है, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। इस शहर में आपको 50,000 रुपये की जरूरत पड़ जाए, किसी को पेमेंट करना हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड है। एक अनजान शहर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप 45 दिन तक बिना पे किए, इंटरेस्ट पे किए, आप उसको यूज़ कर सकती हैं। सोचिए कितना बड़ा दोस्त है वो, बट हम उसको यूज़ करना नहीं जानते। लोन जो हमारे लिए, हम कहते हैं कि लोन एक शिकंजा है जिसमें हम फंस के रह गए, या वही लोन अंबानी जी लेके कितना बड़ा व्यापार करते हैं। बस लोन को यूज़ करने आना चाहिए आपको। लोन मिलता है 8%, 10%, 12% पे, बस आप उसको 20%, 50% अगर बनाने की काबिलियत रखते हैं तो लोन आपके लिए यूज़ है। तो उस तरीके से लोन को आप यूज़ कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। लोन से एसेट बनाया जा सकता है। कैसे? आप सोचिए, होम लोन सिर्फ घर खरीदते तभी मिलता है। हाँ, होम लोन तो तभी मिलता है। ठीक है, आपके पास 50 लाख रुपया है, आप 50 लाख आप घर खरीदने जा रहे थे, तो आपके पास 1 रुपया नहीं था, मतलब 10 लाख रुपया था, आप लोन लेने जा रहे थे, तो आप लोन लेते हो और फिर 40 लाख मान लीजिए आपने लोन ले लिया। एक 50 लाख घर के लिए आपने 10 लाख का ईएमआई डाउन पेमेंट दिया और 40 लाख का लोन ले लिया, तो आपको लगभग 35 से 40 हज़ार का ईएमआई आएगा। ठीक है, आप अगले 20 साल तक ये पे करेंगे। आप लेट सपोज आपने घर नहीं लिया और आपने पैसे जोड़े, 50 लाख हो गया। अब 50 लाख होने के बाद आप तब 50 लाख का लोन लीजिए, तो आप उस 50 लाख जो आपने लिया है उस पर आप 8% दे रहे हैं, और जो 50 लाख आपने बनाया है उस पैसे पे आपको 12 से 15% रिटर्न मिल रहा है। तो इस 50 लाख पे 12% रिटर्न मिल रहा है और उस 50 लाख पे आप 8% दे रहे हैं, तो 4% का जो मार्जिन है, इससे आपका वेल्थ बन जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे गाड़ी खरीदनी थी, मेरे दोस्तों ने जाके मुझे भी इन्फ्लुएंस किया और मुझे बोला मर्सिडीज ले लो तुम। तो मैं गया और मैं एक दोस्त के साथ गया। मेरा एक दोस्त है प्रशांत, वो कहता है कि यार तू बहुत पैसे कमाता, तो मर्सिडीज क्यों नहीं लेता। तो मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया हूँ, तो मैं भी आदमी मैंने जाके बुक कर दिया। उस समय जो मर्सिडीज का मॉडल मैंने बुक किया था, एंट्री मॉडल था, लगभग 55 से 60 लाख रुपए का आता था। मेरे पास 60 लाख थे, मैं जाके खरीद सकता था। मैंने गाड़ी बुक किया और बुक करने के बाद इंतजार करने लगा डिलीवरी के आने का। 10 दिन 15 दिन में मैं 2-3 ऐसा वाकया हुआ जब मैंने सोचा कि मैं लोगों को तो बताता हूँ कि आप पैसे बचाओ, इन्वेस्ट करो, और मैं खुद जाके 50 लाख खर्च कर रहा हूँ। देन आई रियलाइज़ कि मैं गलत कर रहा हूँ, अभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें से 30 लाख रुपया डाउन पेमेंट करता और 30 लाख का लोन था, यही प्लान था। उस 30 लाख के लोन के लिए मुझे ईएमआई भरना पड़ता, जो कि अगले 6-7 साल चलता। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना 30 लाख की गाड़ी लूँ और जो 30 लाख में लोन ले रहा हूँ उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूँ। तो जो मैंने 30 लाख खुद से इन्वेस्ट करना था, गाड़ी वाले को देना था, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। उस पर रिटर्न आता है 15%। ठीक है, तो 15% के हिसाब से देखेंगे तो 4 से 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा। आपका पैसा मतलब 14% के रेट से 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। मेरा लोन मान लीजिए 8 साल चला, तो तब तक ये मेरा पैसा जो 30 लाख है, ये लगभग 30 का 60 और 60 लगभग 80 से 90 लाख होगा। तो मैंने जीवन में सिर्फ एक बार ईएमआई दूंगा, ये वाली आखिरी। अगर मैंने मर्सिडीज ले ली होती तो मैं 7 साल इसकी ईएमआई भरता, उसका दोबारा उसको अपग्रेड करता और फिर अगले 7 साल उसकी ईएमआई भरता, और फिर उसको अपग्रेड करता, फिर अगले 7 साल ईएमआई भरता। मैंने सिर्फ एक बार सेक्रीफाइस किया अपनी इच्छा को, और मैंने उस 50 लाख की गाड़ी की बजाय 25 लाख की गाड़ी खरीदी, और उस 25-30 लाख जो बचा उस पैसे को इन्वेस्ट किया, और उस पैसे से इतना पैसा बन जाएगा अगले 5 साल 7 साल में कि उसका आधा पैसे से मैं इस गाड़ी को आराम से अपग्रेड कर सकता हूँ, और शायद जिंदगी में दोबारा कभी ईएमआई नहीं देना पड़े मुझे। तो अगर आप एक ज़रूरत के समय सेक्रीफाइस कर दें या अपनी इच्छा को टाल दें थोड़े दिन के लिए। मैंने कहीं सुना था कि नीड और विश क्या होता है, आपकी ज़रूरत और आपकी इच्छा के बीच एक महीन फ़र्क होता है। कई बार आपको फ़ोन लेना आपकी ज़रूरत होती है और फ़ोन लेना आपकी इच्छा भी होती है। तो आपके पास आपका बच्चा ट्यूशन जाने लगा है, तो उसको आपको एक फ़ोन देना चाहिए, ये ज़रूरत है।
होना ही चाहिए कि अगर बाहर है, कहीं बिल्कुल, अटक जाए, कहीं फंस जाए तो कैसे कांटेक्ट करेंगे आप। तो उसका सिर्फ फ़ोन होना चाहिए, ये ज़रूरत है। लेकिन उसके पास आईफोन का लेटेस्ट वाला 16 ही हो, ये विश है। एग्जैक्टली। तो नीड और विश में जब भी आपको डिसीजन लेना हो तो आप सोचिए कि क्या मैं इसको एक दिन टाल सकता हूँ क्या? अगर उसको टाला जा सकता है तो वो विश है, अगर नहीं टाला जा सकता तो वो नीड है। तो नीड पे खर्च कीजिए, विश को थोड़ी देर के लिए टाल दीजिए, और तब तक टालिए जब तक आपके इतना इनफ पैसा ना हो कि उस चीज़ को आप 2 बार खरीद सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात की। अच्छा, बच्चों को कैसे सिखाया जाए कि पैसे की वैल्यू क्या है? क्योंकि आपने ये आईफोन और ये सब बात करी, हम तो मना करते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे मतलब इतनी बहस करते हैं। मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, फ़ोन है लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो बेटर वर्जन चाहिए, अच्छा फ़ोन चाहिए। तो उनको पैसे की वैल्यू कैसे बताया जाए? बच्चों को मुझे लगता है कि सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे कॉपी करते हैं। बच्चे को कुछ भी सिखा दीजिए, बच्चा नहीं सीखता है। बच्चा वही सीखता है जो आपको आपको करते हुए देखता है। हम खुद फ़ोन चला रहे होते हैं, वो भी फ़ोन चला रहा होता है। आप घर जाइए और रोज़ किताब पढ़ना शुरू कीजिए, रोज़ कुछ ऐसा कीजिए, आप खुद खेलने जाइए और उसको लेके जाइए, वो भी खेलेगा। तो बच्चे हमें कॉपी करते हैं। हमारी अगली जनरेशन हमसे बहुत स्मार्ट है। वो हमसे 30 साल आगे है, 25-30 साल आगे है, तो हमसे बहुत स्मार्ट, जो हमें नहीं आता, जिन चीज़ों को हमने पैसे दे के सीखा है ना, कंप्यूटर चलाना और कोर्स वगैरह वगैरह, जिसके लिए हमने कोर्स किया है, वो उनको बाई बर्थ आता है, क्योंकि उन्होंने हमें करते देखा है। तो बच्चे हमारे, मुझे लगता है कि इंटेलिजेंट, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उनको समझ भी है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। तो अनुभव एक दूसरी चीज़ है। अनुभव के लिए आपके पास, मैं कहता हूँ कि पहले तो हमें खुद अनुभव चाहिए। तो अनुभव के लिए आप चाहे कितने भी नॉलेजेबल आदमी हो, आपको एक मेंटर, एक दोस्त, एक गाइड होना चाहिए Right. हर आदमी की ज़िंदगी में। आपको पता है महाभारत में सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था? धनुष बाण चलाने में अर्जुन को लोग बोलते हैं, और कर्ण को, मतलब इन दोनों लोगों में बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। तो अर्जुन से बड़े टैलेंटेड थे कर्ण, लेकिन उनके पास ना कृष्ण जैसा कोच नहीं था, उनका गाइड नहीं था। 5 पांडवों ने अर्जुन के बलबूते पर और कृष्ण की सहायता से, कृष्ण के गाइडेंस में महाभारत का युद्ध जीत लिया। लेकिन दूसरी तरफ कौरव की 100 भाइयों की सेना, 100 भाइयों के हार गए। का साम्राज्य, ऊपर से द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और बहुत बड़े बड़े महारथी शल्य, अश्वत्थामा वगैरह होने के बावजूद भी लोग हारे, क्योंकि उनके पास एक सही गाइड नहीं था। तो गाइड का बहुत महत्व है आदमी के जीवन में। तो आपको एक सही मेंटर ढूंढना चाहिए, और आप उसको अगर फॉलो करेंगे अपने गोल्स के हिसाब से, तो आप अचीव कर सकते हो। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप प्लान कर लें तो अचीव नहीं हो सकता। जो चीज़ आधी परिकल्पना, तो कहते हैं ताजमहल 2 बार बना था, एक बार कागज़ पे या किसी के दिमाग में प्लानिंग में, और एक बार एग्जीक्यूट हुआ था। ऐसे ही अपने फाइनेंशियल गोल को आप पहले होता हुआ देखें पेपर पे, या मैं कहता हूँ मन में भी नहीं, पेपर पे। कहते हैं पेपर पे जो चीज़ आप लिख लेते हैं ना, वो चीज़ हो जाती है। आज नहीं तो कल अगर आप इसको विश्वास करेंगे तो हो जाएगी। मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने जो जो चीज़ को ड्रीम किया है और उसको पेपर पे लिखा है, अपने बेडरूम में लगाया है, वो चीज़ देर सवेर होती गई है। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, उस दिशा में मेहनत करेंगे ना, आपके सामने वो विजुअलाइज होगा, दिखता रहेगा, तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे। दिखेगा नहीं तो मेहनत नहीं करेंगे। और बच्चों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या हो सकता है? बच्चों को सेविंग की पहले आदत डालनी चाहिए। तो देखिए, माँ बाप बच्चों को क्या देते हैं? अगर मैं अपने बच्चों को खूब सारा पैसा देके जाऊं और उसको ये समझ ही ना हो कि इस पैसे को यूज़ कैसे करना है, तो उससे कोई समझदार आदमी लेके चला जाएगा। कहते हैं ना कि अगर बेवकूफ़ के पास धन हो तो समझदार कभी भूखे नहीं मरते। तो मुझे अपने बच्चों को पहले तो समझदार बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, वेल्थ संभालने का, कहते हैं कि पैसा कहीं से भी आ सकता है। जीवन में सबको एक बार पैसा मिलता है, लेकिन संभाल सब कोई नहीं पाता, संभाल कोई कोई पाता है ना। लक्ष्मी आती हैं सबके घर, बट आपके अंदर कितनी सरस्वती है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन रहेंगे आपके साथ। तो कहते हैं लक बाई चांस आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट आप सक्सेसफुल हमेशा तभी रहेंगे जब आप सरस्वती हैं आपके पास, आप कैरेक्टर में हैं। दुनिया में जितने इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, उसको 3 भाग में बांट सकते हैं आप। एक है फिजिकल एसेट क्लास, जिसमें गोल्ड और प्रॉपर्टी आता है, रियल एस्टेट। देखिए, आपको याद कीजिए कि आज से पहले हम लोग के पिछले जनरेशन के लोग जब पुरुष कमाते थे तो पैसा प्रॉपर्टी में डालते थे, वो लोग प्रॉपर्टी ही खरीदना जानते थे, और महिलाओं के पास पैसा होता था तो गोल्ड खरीदती थी। ये ट्रेडिशनल तरीका है, ये फिजिकल एसेट है, ठीक है। समय जैसे से बदला, फाइनेंशियल पेपर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आए, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 2 तरह के सेगमेंट है, एक है डेट क्लास और एक है इक्विटी क्लास। डेट, DEBT, डेट मतलब कर्ज भी होता है। डेट का मतलब होता है फिक्स एसेट क्लास। आप कहीं पैसा रखते हैं जिसमें आपको पता हो कि मुझे इतना पैसा देना है और इतना पैसा मुझे मिलेगा, उसको बोलते हैं फिक्स एसेट क्लास। आप बैंक में पैसा रखती हैं, आपने बैंक में पैसा रखा तो आपने बैंक को कर्ज दिया है, बैंक आपके पैसे का मालिक नहीं है, तो आपने उसको सेविंग अकाउंट में रखा है। बैंक को पता है आप कभी भी निकाल सकते हैं, तो उस पर आपको 2 से 3% का रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। आप बैंक को जाकर बोलते हैं कि मैं इसको 1 साल तक नहीं निकालूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो उसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 से 7% हो जाता है।
ये हुआ फिक्स एसेट क्लास। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम चलती हैं, पीपीएफ, ईपीएफ, आपका सुकन्या समृद्धि लड़कियों के लिए होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी में भी डेट क्लास में सेविंग होती है नॉर्मली। तो ये सब डेट एसेट क्लास है। यहाँ पे 6 से 7-8% का रिटर्न मिलता है, कहीं टैक्सेबल होता है, कहीं टैक्स फ्री होता है। दूसरा एसेट क्लास है इक्विटी। इक्विटी में एक तरीका है डायरेक्ट इक्विटी, मतलब आप कोई व्यापार कर रही हैं और उस व्यापार में मैं पार्टनर बन जाऊं तो मैं आपका इक्वल ओनरशिप हो गया। अगर आपने 10 लाख में बिजनेस शुरू किया और मैंने 5 लाख मैंने दिया है तो आप बिना पूछे तो कुछ करेंगे नहीं मेरे से। लेकिन अगर मैंने 5 लाख नहीं दिया, हम 5 लोगों ने 1-1 लाख मिला के 5 लाख दिया और आपने 5 लाख लगाया, तो मेजर डिसीजन कौन लेगा? आप लेंगे, क्योंकि आप बड़े स्टेक होल्डर हैं। ऐसे ही किसी भी कंपनी का जो प्रोमोटर होता है वो उस कंपनी का ओनर होता है, उसका मेजर स्टेक होता है, उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की भी सबसे ज़्यादा इंपैक्ट उसी को पड़ता है। लेकिन हम उसका एक शेयर खरीद के हम उस कंपनी के पार्ट बन सकते हैं, उसके प्रॉफिट और लॉस का भागीदार बन सकते हैं। तो ये डायरेक्ट इक्विटी खरीदना थोड़ा रिस्की है। रिस्की ऐसे है कि मान लीजिए कंपनी कैसी है, एक कंपनी जो लिस्टेड है उस कंपनी के ऑफिस में जाके देख नहीं रहे हैं कि वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी का आगे क्या जनरेशन उस कंपनी को लेकर क्या सोचते हैं वो लोग। तो डायरेक्ट शेयर खरीदना थोड़ा मुश्किल है, मतलब उसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए, एक टीम चाहिए। तो उसका एक दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी वही करता है जो हम डायरेक्ट शेयर में करते हैं। डायरेक्ट शेयर में हम अपने पैसे को डायरेक्ट कंपनी का शेयर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड हम किसी कंपनी को देते हैं, वो एक टीम बनाती है और वो टीम के लोग रिसर्च करके उस पैसे को लगाते हैं। मेरे पास हो सकता है 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, मैं उस पैसे से लेकर शेयर खरीद रहा हूँ। और म्यूचुअल फंड को जब मैं देता हूँ तो म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे से पूरा एक टीम बना के, उनके पास मेरे जैसे 10 लाख देने वाले 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं या 10,000 लोग हैं। हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। तो अभी म्यूचुअल फंड का AUM लगभग 70 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। तो इतना पैसा मैनेज करने के लिए, मतलब ये एक कंपनी के पास नहीं है, लगभग 40 कंपनी में बटा हुआ है, लेकिन बड़ी बड़ी स्कीम्स में 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार करोड़ है। तो उस 30,000 करोड़ का 1 से 1.5 या 2% पैसा वो काटते हैं और उस पैसे से वो पूरा रिसर्च करते हैं, टीम बनाते हैं, और उस टीम का काम ही होता है कि वो उसको सही जगह से इन्वेस्ट करें, सही तरीके से इन्वेस्ट करें, ट्रांसपेरेंट रखते हुए क्लाइंट को बताए कि आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो म्यूचुअल फंड इज द इजीएस्ट वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट। और उसका भी इजीएस्ट वे है SIP। मिडिल क्लास जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मिडिल क्लास के पास तो बहुत पैसा होता नहीं है, एकदम से 10 लाख होता तो घर ही नहीं खरीद लेता, वो कल ही घर खरीद लेता और एक लोन ले लेता। तो मिडिल क्लास आदमी पैसे सैलरी से कमाता है और अपने खर्च करने के बाद थोड़ा पैसा बचाता है। मैं कहता हूँ थोड़ा पैसा बचाइए, बाद में खर्च कीजिए। उस पैसे को SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, SIP हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आजकल एक बड़ी धारणा सी बन गई, कुछ भी करो SIP में डालो। ऐसा नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो सब चीज़ का समाधान नहीं हो सकती, ठीक है। और किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए SIP नॉट मेड फॉर। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बैंक में FD कीजिए, सेविंग कीजिए, एक इमरजेंसी फंड बनाइए, मतलब एक पूरा फाइनेंशियल पिरामिड है। क्रेडिट कार्ड की भी बात कर रहे थे, क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टाइम पे देना सही है या फिर मिनिमम ड्यू पे? बिल्कुल टाइम पे देना चाहिए। 45 दिन का टाइम मिला है, 45 दिन के बाद पूरा पे कीजिए। ये जो मिनिमम ड्यू वाला चक्कर होता है ना, ये कभी खत्म नहीं होता है, उससे आप ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। हाँ। मिनिमम ड्यू नहीं देना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को यूज़ कीजिए, क्रेडिट कार्ड को तभी यूज़ कीजिए आपके जेब में पैसे हों। बस आप अपने जेब से पैसे खर्च करने के बजाय उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, उस पैसे से पैसे बनाइए, और उस क्रेडिट कार्ड का जिस दिन जो बिल जनरेट होता है उसके 2-3 दिन बाद, मैंने अपने सारे ट्रांजैक्शन में क्रेडिट कार्ड से ही करता हूँ, बट मुझे लगता है कि मैंने क्रेडिट कार्ड का आज तक कभी फेल नहीं किया होगा। अगर मेरा 8 तारीख ड्यू डेट है तो मैं 6 तारीख को पे करता हूँ, और सबको करना चाहिए, हर आदमी करता है। क्रेडिट कार्ड वाले चाहते ही हैं कि आप लेट करें, आप मिनिमम ड्यू दें, तभी उनको इंटरेस्ट अर्न होगा। बट आप क्रेडिट कार्ड आपके फेवर में काम करेगा या बैंक के फेवर में, ये आप तय कर सकते हैं। अगर आपने उसको सही से यूटिलाइज किया तो आपके फेवर में काम करेगा, अगर आपने उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो बैंक के फेवर में काम करेगा। आप क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट देने वाले बनते हैं या क्रेडिट कार्ड के पैसे को 45 दिन तक फ्री में एंजॉय करने वाले बनते हैं? आपने ट्रैप की बात की। आजकल अगर मैं महिलाओं की बात करूं, अब पूरा दिन फ़ोन क्योंकि हाथ में है, शॉपिंग करनी है, इतने सारे शॉपिंग वाले साइट्स हैं, ये लोग भी ट्रैप पे फंसाते हैं। सेल, डिस्काउंट या फिर इतना % ऑफ, अब आज के लिए ही ये सेल है, डील्स में, ये सब क्या एक ट्रैप है? और इसमें भी हम सेल सोच के या डील सोच के ज़्यादा पैसा खर्च देते हैं। देखिए, सेल्स एक कला है, जो बेचना जानता है वो आपको ट्रैप में फंसा लेगा। 2 दोस्त थे, उनकी कपड़े की दुकान थी, बड़ी अच्छी चल रही थी। एक आदमी आपसे सोचा कि कैसे बेचता है, तो वो गया देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि ये आदमी का सेल इतना अच्छा कैसे है। तो वो गया तो देखा कि दोनों भाई ने 2 सड़क के आजू बाजू, एक भाई की दुकान सड़क के इस तरफ थी और एक भाई की दुकान सड़क के इस तरफ थी। तो वो गया और उसने बोला कि एक शर्ट पसंद किया, बोला ये कितने का है? तो वहाँ जो दुकानदार भाई बैठा था उसने बोला कि रुको मैं भाई से पूछ के बताता हूँ। तो उसने भाई की तरफ इशारा किया, शर्ट उठा के, बोला ये शर्ट कितने की है? तो जो सड़क के उस तरफ भाई खड़ा था
वो बोला कि 700 की है। तो ये बोला अच्छा 500 की है। तो अब वो आदमी जो खड़ा होकर देख रहा है उसको तो सुनाई दे रहा है कि वो 700 बोल रहा है। इसने बोला यार भाई ठीक से पूछ लो कितने की है। तो उसने दोबारा एक बार पूछा, बोला भाई ये शर्ट कितने की है, 500 की है ना। वो उधर से बोलता है हाँ 700 की है। समझ गई। तो ये जो नीचे खड़ा आदमी जो ग्राहक है वो सोच रहा है कि देखो 700 की चीज मुझे 500 की मिल रही है, और वो खरीद के लेके चला जाता है। वो बोलता है 4-5 और दे दो, और पैक करा के चला जाता है, क्योंकि शर्ट 300 की है। तो जो आपको डील मिल रही है अमेजन में, क्या पता वो 100 रुपए की चीज को 300 बताया गया पहले, और फिर आपको 250 में बेचा जा रहा है। तो अगर आपकी जरूरत है, देखिए मैं तो, हम लोग शायद पुराने ख्यालात के लोग हैं, फिजिकल तरीके से चीज़ों को छू के पसंद करके तब जाकर खरीदना पसंद करते हैं। हाँ। और ये आपको पता है क्रेडिट कार्ड और ये प्लास्टिक मनी पे पिछले कुछ सालों में इससे बहुत चर्चा हुई है, और इस पे नोबेल प्राइज़ मिला है फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस का नोबेल प्राइज़ मिला है कि प्लास्टिक मनी हम ज़्यादा खर्च करते हैं, और जब फिजिकल पैसे गिन के आपको देना होना तो आप कब खर्च करते हैं। आपने नोटिस किया कभी? आपने पिछले 1 महीने में जितना खर्च किया होगा अधिकांशतः डिजिटल तरीके से या प्लास्टिक मनी यूज किया होगा। आप कैश देकर नहीं खर्च करते। जब कैश देते हैं तो कैश देने में दर्द होता है। आप कहीं जाइए शॉपिंग करने, साड़ी खरीदिए, और आप पैसे कैश दे के आइए, और उसी साड़ी का बिल आप क्रेडिट कार्ड से स्वैप करके आइए। आपको स्वैप करते हुए दर्द नहीं होता। सही बात है। मेरे घर में मैं कैश की बात करूँ ना, 1500 रुपये हम छुट्टी पे गए थे तो किसी ने रिश्तेदारों ने दे दी, तो वो 1500 इकट्ठे हुए हैं। तो 1500 वैसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि वो निकालने में दर्द होता है। कोई आ जाता है जेप्टो वाला या फिर स्विगी वाला, तो मैं कभी नहीं देती। वो पेटीएम करना ज़्यादा पसंद है, लेकिन हाँ वो 1500 रुपये निकल नहीं रहे हैं। अच्छी बात भी है, कैश बचा हुआ है। अच्छा, पर्सनल लोन लेना ज़्यादा बेटर है या फिर कहीं से उधार ले लो दोस्त यार से? दोस्त यार, उधार सबको लेनी चाहिए, बट किसी को देनी नहीं चाहिए। वापस नहीं आता। ये आपने सुना होगा कि एक किसी मशहूर राइटर ने लिखा है कि शादी हर महिला को करनी चाहिए, हर पुरुष को नहीं करनी चाहिए। हाँ। ठीक है, तो ऐसे ही है। दोस्त सब, उधार देने वाले दोस्त काश मेरे पास भी होते, बट उधार मांगने वाले दोस्त नहीं होने चाहिए आपके पास। क्योंकि उधार देना मतलब आप अपने पैसे को उस आदमी को, मैं बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी की शादी तय हुई, और उसने मुझे फ़ोन किया, भाई मुझे कोई पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। मैंने कहा ठीक है, तो अपने अकाउंट नंबर भेज, मैं भेज रहा हूँ। तो उसने अकाउंट नंबर भेजा। बोला कितने भेजेगा? तूने पूछा नहीं मेरी ज़रूरत कितनी है? मैंने कहा मुझे तेरी ज़रूरत थोड़ी मतलब है, मैं जितना अफोर्ड कर सकता हूँ उतना तुझे दे दूंगा। मुझे, मैं हो सकता 11,000 दे दूँ, 21,000 दे दूँ, इससे ज़्यादा तो दूंगा नहीं। बोला नहीं भाई मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कितनी ज़रूरत है तुझे? तो बोला मुझे 5 लाख की ज़रूरत है। मैंने क्यों? तेरी बेटी अभी पिछले साल तो जन्म नहीं हुई ना उसका, उसको जन्म हुए 25 साल हुए, और तुझे 25 साल से पता था कि वो जब 25 साल की होगी तो मैं शादी करूँगा। तो तूने 25 साल में, हर साल में 12 महीने होते हैं, 300 महीने तूने इग्नोर किया इस बात को, तब जाके ना शादी आई है आज। तो तेरी फाइनेंशियल गलतियों की वजह से मैं अपना फाइनेंस खराब करके दे दूं तुझे पैसे। उस आदमी ने जिसने अपनी बेटी के लिए पैसे नहीं बचाए, वो मेरे लिए पैसे कैसे बचा के उधार दे वापस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जो आदमी आज लापरवाह है, देखिए एक होता है इमरजेंसी में मदद करना, कोई बीमार पड़ गया और उसके लिए उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो मदद दूसरी चीज होती है। एक जरूरत जिसको पता था, उसको पता था मेरी बेटी का जन्म हुआ है, ये पढ़ेगी, बड़ी होगी, उसका जिस दिन एक दिन शादी होगी, अगर उसने 1,000 भी जोड़ा होता तो 25 साल में उसके पास कम से कम 3 लाख रुपए, तो 1,000 जोड़ के 300 महीने होते हैं, तो 3 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। अगर उसने किसी म्यूचुअल फंड डाले होते या किसी जगह अगर सेविंग, मतलब FD भी किया होता, RD भी किया होता, सुकन्या समृद्धि में डाला होता, तब भी, मतलब खैर उस समय तो नहीं था, लेकिन अगर किसी फिक्स एसेट क्लास में भी डाला होता तब भी वो 3 लाख रुपए, 6, 7, 8 लाख रुपए होता। और अगर किसी म्यूचुअल फंड डाला होता तो 25-30 लाख होता। तो एक आदमी जो पहले से खुद बेपरवाह है, लापरवाह है, उसे मेरे उधार देने के बाद तो वो और लापरवाह हो जाएगा। उसे लगा हर जरूरत पे किसी ना किसी दोस्त को मांग लो, और हर बार वो किसी नए दोस्त को मांगेगा। तो आप उधार उतना दीजिए जितना आप सह सकते हैं। आप दोस्त को दे रहे तो ये सोच के मत दीजिए कि लौट आएगा, फिर दान दीजिए, इतना ही दीजिए जितना सहने की शक्ति हो। सही बात है। अच्छा, मिनिमम कितने से इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है? क्या 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो SBI ने भी शुरू किया है कि एक बेसिक अमाउंट, मतलब आप 100 रुपये से सेविंग की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और देखिए आने वाले दिनों में ये जियो ब्लैक रॉक का जो मर्जर हुआ है उससे और ज़्यादा ये अमाउंट छोटा हो जाएगा। डेली SIP हो रही है, मंथली SIP तो सुना ही था आपने, अब डेली SIP भी हो रही है, और छोटे छोटे अमाउंट शुरू कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 100 रुपया 500 रुपया, आदमी 500 क्यों बचा रहा है? वो बचा नहीं पा रहा है इसलिए तो बचा रहा है 500 की, वो मिनिमम ढूंढ रहा है। मिनिमम बचाएगा तो मिनिमम भी मिलेगा, तो क्यों ही बचा रहा है वो फिर जब जिंदगी जी रहा है तो 500 भी क्यों बचा रहा है? उसको 500 भी खर्च कर देना चाहिए। कम से कम ये मन में भ्रम तो नहीं रहा कि मैं पैसे बचा रहा हूँ। आप बचाइए तो सीरियस होकर बचाइए। कौन सी ऐसी चीज़ है, क्योंकि आज हर कोई अमीर बनना चाहता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि आज की डेट में मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूं इस चीज़ में,
आने वाले कुछ सालों में कम से कम करोड़पति तो बन जाओ। छोटी करोड़पति सा ड्रीम है। हाँ, करोड़पति बनने का सबका शौक है। पति तो हम बन जाते हैं, करोड़पति कोई कोई बनता है। करोड़पति बनने के लिए मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन सकते हैं। मैं बताऊं आपको, 1,000 रुपया अगर मेरा बेटा 15 साल का है, अगर वो आज 1,000 रुपये से शुरुआत करे और हर जन्मदिन पे अपने उस 1,000 को 1,000 से बढ़ा दे, मतलब टॉप अप SIP बोलते हैं इसको, मतलब स्टार्टेड विद 1,000 एंड एवरी ईयर 1,000 ऐड, मतलब पहले 12 महीने 1,000, 13वें महीने से मतलब अगले जन्मदिन से 2,000, 30 उसके अगले जन्मदिन से 3,000, ऐसे करते हुए अगर 40 साल तक बचाए, 55 साल की एज होगी उसकी, 15 + 40 55 साल, पता कितने पैसे होंगे उसका? कितने? सिर्फ 10 करोड़ रुपए, सिर्फ 10 करोड़ रुपए। हम और आपको अगर 10 करोड़ बचाना हो तो आधी आ जाएगी। हम लोग 1 करोड़ 2 करोड़ का सपना देखते हैं, 10 करोड़ का सपना देखते हैं कि हिम्मत भी नहीं करते, क्योंकि हमारी ये 40-45 है तो हम 15 साल 20 साल ही तो बचा पाएंगे। वही आदमी अगर 1,000 रुपये बचाए और हर साल 1,000 अपग्रेड करते रहे तो शायद मुश्किल से 50 लाख बचा पाएगा या 1 करोड़ बचा पाएगा। तो शुरुआत जल्दी करनी होगी, जो मैंने पहले बोला अमन और आकाश में, शुरुआत जितनी जल्दी करते हैं। तो अगर छोटे बच्चों के पास तो एक फाइनेंशियल पिरामिड होता है, उस पिरामिड में बताते हैं कि फर्स्ट थिंग अप, जब से जीवन में पैसा कमाना शुरू करें तो सबसे पहले जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए कंटीजेंसी प्लानिंग। लाइफ में आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है उस चीज़ के बारे में आप प्लान कीजिए। जैसे सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है जीवन में, सबसे बुरा क्या हो सकता है? एक्सीडेंट, डेथ, मृत्यु। तो एक लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। कहता लाइफ इंश्योरेंस की मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को एटलीस्ट, मैं तो नहीं आऊँगा लेकिन मेरा फाइनेंशियल लॉस ना हो मेरी फैमिली को। मेरे माँ बाप के सपने होंगे, मेरी अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, उनकी ज़रूरतें होंगी, तो उसके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए भी एक सब्जेक्ट है, उस पर भी आते हैं बाद में। पहले एक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसके बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद जो लाइफ से बड़ा दूसरा जो सबसे बड़ा मिसहैपनिंग हो सकती है मेरे साथ, वो हो सकता है मैं बीमार पड़ सकता हूँ। मैं जिंदा हूँ मगर बीमार हूँ, तो मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि मैं अगर बीमार पड़ूँ तो मेरा सेविंग नहीं टूटे। एक आदमी पैसे बचाता है, उसने 10-20 लाख बचा लिया, वो अपनी गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर है। अगर उसके घर में कोई भी एक आदमी बीमार पड़ गया ना, वो 10 लाख निकल जाएगा। तो ही मस्ट हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जीवन में कुछ होगा तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा हो गया। उसका बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो अगर वो बीमार पड़ेगा तो उसकी सेविंग नहीं टूटेगी, उसको इंश्योरेंस के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल का बिल पे करेगी। और उसका होना चाहिए कि इमरजेंसी फंड, ये प्राइमरी लेयर ऑफ प्लानिंग है। एक इमरजेंसी फंड मतलब देखिए सबके पास तो नहीं होता कि 6 महीने का पैसा साल, टेक्निकली कहा जाता है कि 6 महीने का मंथली एक्सपेंस आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड कहीं भी हो सकता है, आप चाहे बैंक की FD बना के रख लीजिए। मान लिया आपके घर का खर्चा 20,000 है, तो एटलीस्ट 50,000 लाख रुपए का एक अमाउंट FD में पड़ा होना चाहिए। कुछ नहीं तो एक सोने की अंगूठी खरीद के पहन लो यार, ये भी एक इमरजेंसी फंड हो सकता है कि जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको निकाल लूँ। हालांकि ज्वेलरी को कोई बेचना नहीं चाहता है, बट इमरजेंसी फंड के रूप में अगर आप चाहते हैं कि FD बना के नहीं रखा जाता मेरे से, तो ये कर लीजिए। तो ये प्राइमरी हो गया। उसका कीजिए सेविंग्स अपने गोल के लिए। आपको पता होना चाहिए किस किस गोल जीवन में। हमें लगता है कि हम बहुत दूर तक नहीं देखते हैं, बहुत नज़दीक देखते हैं, मतलब हम आज कल अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक का सोचते हैं। आप प्लान कीजिए। आपके पिताजी का उम्र देखिए, पिताजी को कब कब पैसों की जरूरत पड़ी थी। जब मैं पैदा हुआ था तब जरूरत पड़ी होगी, जब मैं पढ़ने लायक हुआ तब जरूरत पड़ी होगी, जब मैं स्कूल जाने लगा, जब मैं कोचिंग के लिए पैसों की जरूरत पड़ी होगी, जब मैंने 12वीं की तब मैं अच्छे कॉलेज में जाना चाहता था, उसमें पैसों की जरूरत पड़ी होगी, जब मैं कोई कोर्स करना चाहता था, MBA करना चाहता था तब पैसों की जरूरत पड़ी होगी, जब मेरी शादी हुई थी तब उनको पैसों की जरूरत पड़ी थी, फिर जब वो घर बना रहे थे तब पैसों की जरूरत पड़ी थी, फिर हम लोगों ने जिद करी थी कि गाड़ी खरीद लीजिए तब उनको पैसों की जरूरत पड़ी थी। ये सारे गोल आपके लाइफ में कब कब आने वाले हैं आपको पता चल जाएगा। तो जो शॉर्ट टर्म वाले गोल हैं उसको फिक्स एसेट क्लास में डालिए। जो 2 साल 3 साल वाले गोल हैं उसको RD कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ऐसे रैंडम सेविंग कर लीजिए। और जो लॉन्ग टर्म वाले गोल हैं उनके लिए आप इक्विटी चुन सकते हैं। आपने आप जानते भी हैं, सुना भी है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से बढ़िया अर्थव्यवस्था किसी कंट्री की नहीं चल रही है। हाँ। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इस देश में के लोग बैंक में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में पैसा डाल रहे हैं और पूरी दुनिया से लोग पैसा आके इंडिया के इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं। कितना है ना अचरज की बात कि मेरे घर में जो पोटेंशियल है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और मैं खुद उसे अनजान हूँ। हिंदुस्तान की आबादी का लगभग 65% आबादी 35 साल से कम का है। इसका मतलब क्या है कि 35 साल के लोग अगले 15 से 25 साल तक काम करने वाले हैं। हाँ। काम करेंगे तो खर्च भी करेंगे। तो हर आदमी का जो खर्च है वो किसी का इनकम है। मतलब आपने सुबह ब्रश किया तो कोलगेट टूथपेस्ट तो आप बना नहीं सकती ना। आपने जब गाड़ी ऑन किया तो कार तो बना नहीं सकती ना। आपने पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल तो बना नहीं सकती। तो जो आप खर्च कर रही हैं उसमें से 99% आप किसी और की बनाई हुई चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं और जिस कंपनी की बनाई हुई चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं उस कंपनी का प्रॉफिट है।
उस कंपनी में इन्वेस्ट करना इज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना हुआ। समझ रहे हैं? तो इंडिया में जब 140 करोड़ लोग खर्च करते हैं तो कुछ 6000 कंपनियों को प्रॉफिट होता है। उन 6000 कंपनियों को आप गुस्सा दिखाएं कि यार ये कंपनी तो अमीर होते, अंबानी जी और अदानी जी बहुत अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, या उनकी कंपनी का शेयर खरीद के रखें। आप उनके पार्टिसिपेंट बन जाइए ना, आप थोड़े पैसे बचाइए और उस कंपनी के शेयर खरीद लीजिए। आपको जो शर्ट पसंद है, मान लीजिए आपको रेमंड का शर्ट पसंद है, आप रेमंड का शेयर खरीद लीजिए। आप शर्ट खरीदेंगे, एक तरफ आप खर्च भी कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट भी आप ही को हो रहा है। हमारी जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो लेट समझ आई, क्योंकि ये सब चीज़ें पता नहीं थी। अब हमने ईएमआई भी ले ली है, अब हमारे सैलरी भी लिमिटेड है, बच्चे का वही पढ़ाई भी है। क्या अब भी टाइम है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचा जा सके? वो जो एक मुश्त सैलरी आती है और एक ही बंदा कमाने वाला है, उसके लिए थोड़ा बर्डन कम हो जाए? बिल्कुल कर सकते हैं, कहते हैं कभी भी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। आपको पता है दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर का नाम क्या है? वॉरेन बफेट साहब। पूरी दुनिया उनको अपना गुरु मानती है, पूरी दुनिया के लोग उनको अनजाने में फॉलो करते हैं। उनसे एक दिन किसी ने पूछा कि आप अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल आदमी हैं, अमेरिका क्या पूरी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, तो आप कैसे सक्सेसफुल हो गए? तो उन्होंने एक लाइन में बोला कि मैं अमेरिका में पैदा हुआ इसलिए हो गया। तो बड़ा आदमी जब कोई बात बोलता है तो ऐसे यूं ही नहीं बोल देता, वो उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा लॉजिक होता है। तो इसको डिकोड किया गया, कुछ लोगों ने इसको रिसर्च किया कि क्या इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, या मतलब रिसर्च के पाया गया कि चीज़ें डॉट डॉट मिलाई गई, तो देखा गया कि 1930 में उनका जन्म हुआ अमेरिका में। अमेरिका और उन्होंने 1941 या 44 से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। अमेरिका उन दिनों औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका वैसा नहीं था जो आज का अमेरिका है। तब वहाँ कंपनियां लग रही थी, तब कोका कोला, एप्पल जैसे लोग शायद आ रहे थे और नई नई कंपनियां बन रही थी, और तब उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। तो अमेरिका जैसे जैसे विकास करते गया वैसे वैसे उन्होंने अपना पोर्टफोलियो, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसमें। वो उन दिनों उन्होंने इन्वेस्ट किया जब कंपनियां ग्रो हो रही थी, ग्रो हो गई थी तब नहीं। आज एप्पल का कोई शेयर खरीदे और आज से 25 साल पहले कोई एप्पल का शेयर खरीदे, दोनों में बहुत अंतर है ना। रिलायंस का शेयर आज जो भाव पे है, आज लगभग 3000 का शेयर का भाव है, और जब ये 1977 में ये 10 रुपये या 30 रुपये के आसपास था, तो उस समय का 30 रुपया और आज का 3000 बहुत अंतर है। तो इंडिया की भी यही हालत है। इंडिया भी उस दौर में है जहां इंडिया में बहुत पैसा बन सकता है। तो अगर आपने पूछा कि पैसा कहाँ लगा सकते हैं, 15 साल में भी बहुत पैसा बन सकता है, बशर्ते कि आप सही जगह पे हो। सही जगह से एक एग्जांपल याद आया मुझे। एक आदमी था, उसको एक ठेकेदार था, उसको एक अपार्टमेंट बन रहा था, उस अपार्टमेंट में बड़ा सा तिजोरी चढ़ा के 15वें माले पे पहुँचाने का ठेका मिला। तो उसको जब काम मिला तो उसने अपने लड़कों को बुलाया और बोला कि ये तिजोरी पहुँचानी है 15वें माले पे। तो काम बता के वो चला गया। फिर लंच टाइम में जब आया तो उसने देख के वो हैरान परेशान सा खड़ा था। तो उसका एक मजदूर आया जो सुपरवाइजर था, बोला क्या हुआ? तो बोला यार एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो बोला सब सुबह से लगे हुए हैं, पहले अच्छी खबर बताओ। बोला अच्छी खबर ये है कि हमको 15वें माले पे जाना था, हम 12वें माले पे आ गए हैं। हाँ। तो बोला तो बैड न्यूज़ क्या है? बोला बैड न्यूज़ ये है कि हमें 8 आवर में जाना था, हम 20 आवर में जा रहे हैं। तो क्या होता है, कई बार आप सही इंस्ट्रूमेंट नहीं चुन पाते। मतलब आप ऐसी जगह सेव कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी अच्छी चीज़ होती है रहने के लिए, गोल्ड अच्छा होता है पहनने के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल करेक्ट समय है, या कहिए कि 5 साल पहले से ये दौर जो चल रहा है 18-19 से लेके, मतलब मैं तो कहता हूँ उससे भी पहले थोड़ा 2014-15 से लेके और ये 2040 तक, ये वो समय है जब आप इंडिया में कहीं पैसा लगाएंगे पैसा बढ़ेगा। अच्छा। बशर्ते कि इक्विटी क्लास में पैसा लगाएं, क्योंकि 140 करोड़ को फीड करने के लिए कुल 7000 कंपनियां लिस्टेड हैं हिंदुस्तान में, और वो 7000 कंपनियों का में भी अगर आप भागीदार नहीं है तो आप पैसा लूज कर रहे हैं। तो आपको लगाना चाहिए पैसा। अच्छा, गोल्ड और रियल एस्टेट, इसमें पैसा कब और क्यों लगाएं, कैसे लगाएं? गोल्ड, आपको बेटी की शादी में तो गोल्ड ही खरीद के देना पड़ेगा ना, तो गोल्ड उसके लिए खरीद होना चाहिए। रहने के लिए आप घर होना ही चाहिए। किराए पे तब तक मत रहिए जब तक आप सिर्फ ईएमआई देना, मतलब आपको ईएमआई बर्डन ना लगे। मेरे एक दोस्त ने पूछा यार नौकरी में मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला कोई नहीं, एक होम लोन ले ले, कल से मजा आने लगेगा। मजबूरी हो जाएगी ना फिर नौकरी करना, है ना। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ गोल्ड का। मैं किसी के साथ बैठा था, उसने बताया कि गोल्ड देखो पिछले 2-3 सालों में गोल्ड 60-70 हज़ार से 1 लाख हो गया। इतना रिटर्न कहाँ मिलता है, तो गोल्ड खरीद लेते हैं आधा किलो। मैंने कितना आएगा आधा किलो, मतलब आधा किलो में? तो बोला कि कुछ 50 लाख रुपए में आधा किलो गोल्ड आ जाएगा। तो हमने कहा आपको क्या लगता है ये 1 लाख 10 लाख कितने दिन में होगा? बोला 5-6-7 साल में तो हो जाएगा। तो हमने निकाला गोल्ड का पिछले 50 साल का रेट, 1965 से लेकर 2025 तक का। गोल्ड ने एवरेज रिटर्न 10 से 11% दिया है। किसी किसी साल में 10-10 साल तक गोल्ड का रेट नहीं बढ़ा है। आप देखेंगे तो 2500-3000 का जब गोल्ड हुआ करता था, उसके बाद अगले 10 साल तक वो रेट 3 से 4000 के बीच ही था। ये आई थिंक 95-2005 के बीच की बात है।
या 2010 के बीच की बात। उसका से गोल्ड अचानक से बढ़ के फिर 30,000 तक पहुंच गया, फिर कई सालों तक 30,000 के आसपास रहा, फिर अचानक से बढ़ के 60-70 हुआ। तो हर 4-5 साल पे एक बार जंप आता है, और आप गोल्ड में पैसा तब बनाते हैं जब उस जंप के ठीक पहले आप खरीदें, और वो जंप जैसे ही कंप्लीट हो आप बेच दें। तो अच्छा। गोल्ड के ट्रेडर को पैसा होता है। आप प्रॉपर्टी में पैसा बना सकते हैं, बशर्ते कि आप प्रॉपर्टी के डीलर हो, प्रॉपर्टी के ट्रेडर हो, आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का व्यवसाय करते हैं। आम आदमी नहीं बना सकता। देखिए प्रॉपर्टी में पैसा कैसे बनता है। मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे ज़मीन लेनी है, बहुत अच्छा ज़मीन है और यहाँ रेट बहुत बढ़ रहा है। तो मैंने कितना बढ़ रहा है, तो मैंने उनको डिकोड करके समझाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी ये ज़मीन 20 लाख का है और ये 2 महीने पहले 15 लाख का था, तो अभी खरीद लेते नहीं तो ये 25 लाख का हो जाएगा। तो एक तो हिंदुस्तानी आदमी फियर ऑफ मिसिंग आउट में भी लगा रहता है कि कहीं मिस ना हो जाए। ठीक है, मैंने कहा तो ये 20 का 25 हो जाएगा अगले 2 महीने में, और अगले 2 महीने में 25 का 30 हो जाएगा, तो इसके हिसाब से 1 साल बाद इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? और क्या ये हर बार होगा? तो गोल्ड में प्रॉपर्टी में लोग पैसा कैसे बनाते हैं? मैंने अगर 10 लाख की एक ज़मीन खरीदी तो मुझे 10% रजिस्ट्री कॉस्ट देना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा 11 लाख, मुझे पड़ेगा 11 लाख रुपये। मैं उसको बनाऊंगा, रेनोवेट करूंगा, जो भी करूंगा। अगर वो नहीं भी कुछ किया और तब भी 6 महीने में अगर 10 का 12 हो गया, तो जब मैं 12 लाख 20% रिटर्न आया, मान लीजिए साल भर में 20% का रिटर्न आया, एक अच्छा रिटर्न हुआ। 10 लाख रुपए की मैंने जमीन खरीदी और एक साल बाद मैंने उसे 12 लाख बेचा, आपको क्या लगा? मैं 2 लाख का फायदा हुआ? यही लगता है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, 10 लाख रुपए की जमीन आप खरीदिएगा ना, तो 1 लाख रुपया रजिस्ट्री कॉस्ट आएगा। हाँ, ठीक है, 20,000 रुपये आप प्रॉपर्टी डीलर को दीजिएगा, 2%, तो कितना कॉस्ट पड़ा आपका? 10 लाख, 11 लाख, 20,000, और आपने उसको 1 साल बाद 20 लाख 12 लाख में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? सरकार कहती है कि आपको जितना प्रॉफिट हुआ उस पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि वो टैक्स घट के 12.5% हो गया, तो 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो 12.5% कितना हुआ? 2 लाख का 25,000 आपने टैक्स दिया। तो आपने 1 लाख रजिस्ट्री ऑफिस में दिया था, 20,000 डीलर को दिया था, और 25,000 आपने सरकार को टैक्स दिया। तो आपने कितना दे दिया? 1,45,000। आपके घर में कितना आया? 55,000 रुपये। आपने पता नहीं उस घर को खरीदने, उस जमीन को खरीदने के लिए कितनी बार आपने उस जगह की देखने गए, चक्कर लगाए होंगे, और बेचने के लिए कितनी बार चक्कर लगाए होंगे, और इन सब करके मिला कितना आपको? 55,000 रुपये। तो 1 साल में आपको, दुनिया को क्या लगता है? 10 लाख का जमीन 12 लाख में बिका है, तो तमन्ना जी को 2 लाख का फायदा हुआ होगा, जबकि तमन्ना जी घर में सिर्फ 45,000 आया। तो अब डीलर कैसे कमाते हैं, या प्रॉपर्टी का जो काम करते हो कैसे कमाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी से कैसे पैसा बनाया जा सकता है? आपने उस 10 लाख की जमीन को, किसी ने बोला कि मुझे बेचना है, आपने उसको जाकर दिया 5 लाख रुपए और बोला ये जमीन मेरी, कल से तुम बेचोगे नहीं। अब मैं कोई ढूंढूंगा XYZ जिसको ये जमीन 12 लाख में बेची जा सकती है, चाहे वो 1 साल हो। 1 साल बाद जैसे मैंने 10 का लिया था तो 12 का बिका था, 1 साल बाद उस आदमी ने 10 का 12 में बेचा, तो उसने तो 5 लाख लगाए, अब 12 लाख में से 10 लाख देगा जमीन के वाले को। यानी कि फ्यूचर प्लानिंग करना बड़ी जरूरी है, मतलब आपको कई साल आगे सोचना पड़ेगा। हाँ, तो रजिस्ट्री कॉस्ट, प्रॉपर्टी डीलर ब्रोकरेज कॉस्ट, गवर्नमेंट का टैक्स, इन सबको अगर हटा दीजिए तो रिटर्न कुछ बचता नहीं है। इसीलिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा आजकल लोकप्रिय हो गया, क्योंकि सब चीज़ इसमें नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं लगता, मतलब चार्जेस नहीं लगते, एंट्री लोड एग्जिट लोड नहीं लगता। जो ब्रोकरेज है वो बहुत मिनिमम है, 1-1.5% का खर्चा करता है, उसमें से सब कुछ चलता है। कंपनी के CEO की सैलरी से लेकर ब्रोकर तक सबको उसी में से देना होता है। उसका ट्रांसपेरेंट है, और जो अगर 10 या 15% रिटर्न आया, उस रिटर्न पे टैक्स बहुत कम है। और टैक्स कब है? जब आप बेचते हैं, जब पैसा निकालते हैं, तो उसमें भी कैपिटल गेन निकाल के जो थोड़ा बहुत बचता है उसे 12.5% टैक्स देना, लेकिन ये बहुत कम है। तो लंबे समय में टैक्स देने के बाद भी 10-12% का नेट रिटर्न मिल जाता है। और ये म्यूचुअल फंड बिना एजेंट के लेना बेटर है? अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आपको आता है, तो आपको लेना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता है कि बिना एजेंट के लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो फिर तो ये तो ऐसे ही जैसे आपको हेलीकॉप्टर की चाबी दे दी जाए, तो आप क्या करेंगे? उड़ाएंगे? तो हो सकता है 2 बार एक्सीडेंट हो। तो कुछ चीज़ों में गलती करके आप सीख सकते हैं। तो एक देखिए, एजेंट खराब नहीं होता है, एजेंट वो है जो उस फील्ड का एक्सपीरियंस्ड आदमी है, आपको उसके बदले में, उसके एक्सपर्टाइज के बदले में पैसा मिल रहा है उसको। तो एजेंट का होना कोई खराब नहीं। आपको सीने में दर्द हुआ तो आप नरेश त्रेहन से सर्जरी कराना पसंद करेंगे, या खुद पढ़ के, खुद सीख के, खुद से सर्जरी करना पसंद करेंगे? आजकल तो AI कर दे रहा है आजकल नहीं, मैं त्रेहान जी के पास बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो एक्सपर्ट होना ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते को एजेंट हो। मतलब क्योंकि फाइनेंशियल में ना, मतलब जो फाइनेंशियल फील्ड है, इस फील्ड में हर तीसरा आदमी आजकल फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। एक कहानी है, तोता उड़ जाएगा बंदर मर जाएगा, सुनाइए। आपको सुनाया था मैंने। तो क्या हुआ, तोता और बंदर ने हवाई सफर करने की सोची। तो दोनों जा रहे थे, दोनों फ्लाइट में बैठे थे। तोते ने उंगली करी, बंदर को बोला कि तू एयर होस्टेस को बुला। तो बोला कैसे बुलाऊंगा? तो बोला ये ऊपर बटन है, इसको दबाओगे तो एयर होस्टेस आएगी। तो उसने बटन दबाया, एयर होस्टेस आई। उसने बोला क्या है सर? तो बोला नहीं कुछ नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। वो चली गई। फिर तोते ने बोला कि बटन दबा बंदर को। बंदर ने फिर से बटन दबाया, फिर से एयर होस्टेस आई। फिर से बोला मैं तो मजाक कर रहा था, कुछ नहीं, ऐसे ही बुलाया था।
तो 3-4 बार तोते ने उसको बताया और बंदर ने उसकी बात मान के बटन दबाया और एयर होस्टेस आई। जब तीसरी बार चौथी बार वो इरिटेट हो गई तो उसने जाके क्रू मेंबर को बताया, क्रू मेंबर आए और उन दोनों को उठा के खिड़की खोल के फेंक दिया बाहर। तोता उड़ना जानता था, उड़ गया, बंदर नहीं जानता था। तो अगर आप तोता हैं तो आपको खुद से इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप बंदर हैं तो आपको किसी की हेल्प लेनी किसी की चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए, एजेंट की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आपसे बात करते करते मुझे ऐसे जहन में आया, मिडिल क्लास जो है वो कभी अमीर नहीं हो सकती, क्योंकि मिडिल क्लास को ना एक अपना वो कायम रखना है, अपना क्या बोल सकते हैं, स्टेटस कायम रखना है। ना वो गरीब में आ सकते हैं, ना वो अमीर में बहुत रिच क्लास में आ सकते हैं। तो ये धारणा क्या कभी बदलेगी? बिल्कुल बदल सकती है। आप, एक पुअर क्लास होता है, एक लोअर मिडिल क्लास होता है, उसके ऊपर मिडिल क्लास होता है, उसके ऊपर रिच क्लास होता है और उसके ऊपर अल्ट्रा रिच क्लास होता है। आप जहां जन्म लिए हैं ये आपका प्रारब्ध था, मतलब आप तो नहीं तय कर सकते ना आप किस घर में जन्म लेंगे, लेकिन आप कहाँ किस लेवल पे अपने परिवार को छोड़ के जाएंगे ये आपके हाथ में है। तो अगर आप दूसरे की बराबरी करते रहेंगे तो आप अपने परिवार को वहीं छोड़ के जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। ये आपको तय करना है कि आप लोगों को दिखावे में, लोगों को बराबरी में रहना है, तो आप अपने परिवार को वहीं छोड़ के जाने वाले हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सेक्रीफाइस करा, आप 7 दिन 6 दिन नौकरी करते हैं, 5 दिन नौकरी करते हैं, तो वो जो बचे हुए 1 दिन या 2 दिन जो एक्स्ट्रा वीकेंड होता है, उस दिन आप मॉल में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, आप मैकडी में जाके बर्गर खा रहे हैं, या उस 2 दिन में कुछ एक्स्ट्रा सीख के, कुछ एक्स्ट्रा करके कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब पैसा एक्स्ट्रा आता है उस एक्स्ट्रा पैसे को बचाएं, ना कि उसे एक नई EMI तैयार कर लें। लोग क्या करते हैं, इनकम करते हैं, जैसे ही पैसा थोड़ा सा, जैसे सैलरी बढ़ती है, हमने पैसे को भी कई अलग अलग तरीके से देखते हैं। आपको पता है, सैलरी से मिले हुए पैसे को हम अलग तरीके से खर्च करते हैं, बोनस से मिले हुए सैलरी को हम अलग तरीके से खर्च करते हैं, और लॉटरी में जीते हुए पैसे को अलग तरीके से खर्च करते हैं। इसीलिए किसी लॉटरी वाले को कभी मिलियनर नहीं देखा आपने। मतलब लॉटरी जीतने के बाद ये पाया गया है कि 5 से 7 साल बाद वो लोग वही होते हैं जहां से वो शुरू किया था। सही बात बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे एग्जांपल्स कौन बनेगा करोड़पति से भी हैं। हाँ, तो पैसा मैनेज करना आना चाहिए। तो जब आप मेहनत करते हैं ना तो पैसे की कदर करते हैं, और जब कदर करते हैं तो फिर आप उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो आप उस पैसे को, पैसा पैसा ही है, पैसा पैसा ही है, पैसे को पैसे की तरह से ही खर्च कीजिए, चाहे वो लॉटरी से जीते हुए पैसा हो, चाहे वो बोनस से मिला हुआ पैसा हो, चाहे वो सैलरी से मिला हुआ पैसा हो। तो अगर आप पैसे की प्रायोरिटी समझ लेंगे कि ये पैसा एक टूल है, पैसा एक पावर देता है आपको ज़िंदगी जीनी है। अरबपति बनना, लोग, एक वर्ड है जरूर है कि अरबपति बनना है या करोड़पति बनना है। अरबपति करोड़पति बनना एक सिंबॉलिक रूप समझ लीजिए। एक्चुअली पैसा आपको पावर देता है आपको अपने जीने के लिए। आपके पास अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप यहाँ से कहीं जाना चाहते हैं, तो आपके क्या साधन है? आप बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, खुद की गाड़ी से जा सकते हैं। खुद की गाड़ी में भी आप एक नॉर्मल क्लास गाड़ी से भी जा सकते हैं, मर्सिडीज से भी जा सकते हैं। तो ये पैसा ही तो तय करता है ना ये सारी चीज़ें। अगर पैसे नहीं होता, आप मेट्रो या बस से जाएंगे, पैसा है तो शायद अपनी गाड़ी से जाएंगे, और पैसा है तो ड्राइवर के साथ जाएंगे। तो पैसा इसलिए नहीं बचाना या पैसा इसलिए नहीं खर्च करना कि मुझे सिर्फ अरबपति बनना है। पैसा इसलिए बनाना है कि आप जो चाहें वो कर सकें। अपनी जो लग्जरी लानी है, लेकिन लग्जरी पैसिव इनकम से लानी है, अपनी एक्टिव इनकम से नहीं। ये बनिए इतने अमीर कैसे होते हैं? आप बनी हैं क्या? वो खर्च कम करते हैं, कमाए जाते हैं। आप बनी हैं? नहीं बिल्कुल। मैंने कहा पूछ। लेकिन मैं बनियों के साथ रहता हूँ। तो क्या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो, क्या है इनकी टिप्स? उनके खर्चे बहुत कम होते हैं। मैंने नोटिस किया है कि वो खर्च सिर्फ शादी में खर्च करते हैं या फिर घर बनाने में खर्च करते हैं। घर। मतलब मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली में जैन, अग्रवाल, इन लोगों के पास जितना पैसा है, गुप्ता जी, जितने लोग, इन लोगों के पास पैसा उतना पैसा किसी के पास नहीं है। शायद उनको पैसे की समझ है, वो लक्ष्मी की सच में पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी को अपने से दूर नहीं जाने देते, वो पैसे को संभाल के रखते हैं, पैसे को अच्छे से, और पैसे को संभाल के भी नहीं रखते, पैसे को काम पे लगा के रखते हैं। उनका पैसा डेड पैसा नहीं होता है, उनका पैसा कैपिटल अर्न कर रहा होता है। हमारे बैंक में जो पैसा है वो पैसा सिर्फ बचा हुआ है, अगर हमने उसको इन्वेस्ट किया तो वो पैसा ग्रो कर रहा है। और मैथ में 2 + 2 4 होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में 2 + 4 के साथ अगला बार 4 का 6 नहीं होता, वो 4 का 8 होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में 1 दूना 2, 2 दूना 4, वो मल्टीप्लाई होता है, प्लस नहीं होता। ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। हम अक्सर पेशेंस लूज कर जाते हैं, और अगर पैसे की बात हो तो पैसा ना हो तब भी पेशेंस लूज होती है, घर पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। पैसा हो तब भी हम जल्दी खर्च कर लेते हैं। तो कितना टाइम खुद को देना चाहिए पैसा बनाने के लिए? पैसा टाइम से ही बनता है। देखिए, अगर बहुत पैसा हो ना तब भी आप बहुत पैसा नहीं बना सकते। पैसा, बहुत पैसे से बहुत पैसा बन सकता है, लेकिन अगर आपका टाइम आपका दोस्त है, मतलब जितना ज़्यादा आप समय देंगे ना उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि अगर आपका वेल्थ का एक फार्मूला है, पैसे बनाने का फार्मूला है, मनी इंटू टाइम इंटू ROI। आपके पास कितना पैसा है, कितना समय और किस रेट पे लगा हुआ है,
मतलब किस रेट से ग्रो हो रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप नहीं तय कर सकते। आपने अगर बैंक में रखा तो बैंक तय करता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, या अगर आपने इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड डाला है तो इक्विटी मार्केट या इंडिया की इकोनॉमी तय करेगी कितना रिटर्न आएगा इसमें। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप तय नहीं कर सकते। तो आपके पास दो चीज़ है, टाइम और पैसा। पैसे भी आप लोगों के पास लिमिटेड है। आप मान लीजिए 50,000 कमाते हैं, लाख रुपये कमाते हैं, तो कितना ही बचा लेंगे? 50,000 कमाते हैं तो 20,000 ही तो बचा लेंगे। 1 लाख कमाते हैं तो 50,000 बचा लेंगे, इससे ज़्यादा तो बचा नहीं सकते। आपके अपने खर्चे भी हैं, तो पैसा भी लिमिटेड है। टाइम है जो कम या ज़्यादा का फर्क डालता है। तो अगर आपने जल्दी शुरू करी है तो आपको ज़्यादा टाइम होगा, अगर आपने देर शुरू किया तो कम टाइम होगा। तो लेकिन कुछ लोग जल्दी शुरू करके भी ना पेशेंस लूज कर जाते हैं, जल्दी पैसे को बढ़ने नहीं देते। हाँ। जैसे 2-4 लाख डाला और 5-6-10 लाख हुआ, उनको लगता है यार कार पसंद आ गई, खर्च कर देते हैं। तो आपको इस करोड़ बनेगा, उसके पहले ना 50 लाख बनेगा, उस 50 लाख बनने से पहले वो 25 लाख बनेगा, उसके पहले वो 10 लाख बनेगा, उसके पहले 5 लाख बनेगा। तो हर आदमी का ना एक अपना क्या बोले एक लेवल होता है। वो 5 लाख में संतुष्ट हो जाता है, उसको गाड़ी पसंद आती है, गाड़ी खरीद लेता है। थोड़ा कोई हिम्मत करता है, 20 लाख 25 लाख 50 लाख इकट्ठा होता है, फिर उसको घर पसंद आ जाता है। घर पर मुझे जैसे मर्सिडीज पसंद आ गई थी, फिर मैं सही ट्रैक पे आया। तो मैं एक बार इसके बारे में कहानी सुनाता हूँ आपको कि एक जंगल था, उस जंगल में ना बहुत सारे बंदर रहते थे। तो गर्मियों के मौसम में बंदरों को बहुत आम बहुत पसंद होता है। तो वो नदी, जंगल था, जंगल के बगल में एक नदी थी, नदी के उस पार गांव था। तो वो नदी पार करके इस गांव में आते थे और आम तोड़ते थे, खाते थे, चले जाते थे। तो सालों से ही, सदियों से इस सिलसिला चला आ रहा था। एक बार क्या हुआ कि गांव के लोगों ने सोचा यार बंदर आते हैं हर बार फसल, अच्छा बंदरों के लिए वो आम एक फेस्टिवल था कि आम आया है, चलो आम खाने चलते हैं। गांव वालों की एक समस्या थी कि भाई बंदर आते हैं, हमारा आम तोड़ के चले जाते हैं। तो पहले गांव वाले इग्नोर करते थे। पहले लोग प्रकृति बिलीव करते हैं ना, भगवान ने दिया है तो सबके लिए दिया है। फिर जब गांव वाले थोड़े समझदार हुए या कहीं सो कॉल्ड मॉडर्न हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा आम है, हमारा पेड़ है, कैसे कोई खा के चला जाएगा। तो उन्होंने लाठी डंडे से मारना शुरू किया बंदरों को। बंदर पिट पिटा के वापस जाते थे, लेकिन ये सिलसिला चल रहा था। अब गांव वाले थोड़े ज़्यादा समझदार हो गए थे, नए जनरेशन के लोग आ गए, तो उन्होंने बंदूकें खरीद ली थी। तो अब जब बंदर आए तो उनका सामना बंदूकों से हुआ, लाठी डंडे बंदूक चले, तो 2-4 लोग घायल हुए। अब इस बार बंदर जब वापस लौटे तो उन्होंने मीटिंग करी। उन्होंने कहा यार ये समस्या सॉल्व करनी पड़ेगी, ये कई सालों से हमारे पूर्वज झेल रहे हैं, हमारे अब हमारे बच्चों के सामने भी समस्या आएगी। हम आम तो ईश्वर का दिया हुआ है, तो ये लोग क्यों रोकते हैं। तो उसमें से मीटिंग में एक बूढ़ा बंदर खड़ा हुआ, बोले देखो आम तुम सोचते हो कि बंदर भगवान ने दिया है, लेकिन जिस आदमी ने का पेड़ है, जिसके जमीन के अंदर वो पेड़ है, वो उसका है, इसलिए वो मारता है। तो बोले ऐसा कुछ, तो एक नौजवान बंदर खड़ा हुआ, बोला इसका हम कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। तो उसमें से एक बंदर जो हार्वर्ड से पढ़ के आया था, उसने बोला मैं जानता हूँ कैसे इसका सोल्यूशन है। बोला क्या सोल्यूशन है। बोला सोल्यूशन ये है कि हम गांव, ये आम समस्या क्यों है, ये गांव के खेत में है, इसलिए गांव वालों का है। तो क्यों ना हम अपने खेत में, अपने जंगल में आम का पेड़ लगाएं। तो बोला बहुत गुड आइडिया, सबने अप्रिशिएट किया। बोला हम अपने जंगल में आम का पेड़ लगाएंगे, फिर आम का पेड़ हमारा होगा, आम हमारा होगा, हम खूब मजे से खाएंगे, कोई मारने वाला नहीं होगा। बोला सही आइडिया। तो बोला लेकिन आम का पेड़ लगाएंगे कैसे। उसने बोला मैं सब पढ़ाई वढ़ाई कर ली है, मुझे सब पता है। तो बोला कैसे, क्या करना है। बोला मैं जो कहता हूँ आप लोग फॉलो करो। तो उसने बोला सब गुठलियाँ ढूंढो। अभी भी आके सबने फेंका था गुठलियाँ, तो सबने गुठली ढूंढी। बोले उपजाऊ जमीन होनी चाहिए, पेड़ के लिए सबसे बेसिक चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि जंगल के पास जो नदी है, नदी का जो किनारा है, वो सबसे उपजाऊ फर्टाइल ज़मीन है। तो वहाँ ज़मीन पे सब लोग 4-4 फीट के गैप पे खड़े हो जाओ और एक मार्क बना लो। सबने मार्क बना लिया। सबने कहा कि चलो, उसने कहा कि चलो 2-2 फीट गड्ढा खोदो। सबने 2-2 फीट गड्ढा खोदा। बोला उसमें गुठली डालो, गुठली डाल दिया। बोला मिट्टी डालो, बोला मिट्टी डाल दिया। बोला इसमें सिंचाई करनी होगी, पानी डालना पड़ेगा। तो सब गए, मुंह में पानी भर के लाए, उसको छिड़का। बोला पानी छिड़क दिया। अब बोला इस पे आम का पेड़ आएगा और फल आएगा, फिर हमारा वो आम का पेड़ हमारा होगा। सब थक गए थे, सब चले गए। बोला अगले दिन आके देखते हैं। अगले दिन सुबह आए, आम का पेड़ तो आया नहीं था, रात भर में थोड़ी आ जाएगा। तो उसमें से एक आदमी बोला कि, एक बंदर बोला कि देखो यार कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है, कोई स्टेप मिस तो नहीं कर रहा तुम्हारा, क्योंकि आम का पेड़ तो आया नहीं, अगर स्टेप सही होते तो आना चाहिए था। बोला हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है, एक काम करते सब लोग वापस अपने अपने मार्ग पे जाओ। सब अपने मार्ग पे गए। बोला गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदो, गुठली देखो है कि नहीं। बोला हाँ गुठली है। बोला वापस गुठली डालो, माटी डालो, खाद मिट्टी डालो, खाद डालो और पानी डालो। और रोज सुबह आते थे, रोज गड्ढा खोलते थे, रोज उसमें गुठली देखते थे, चेक करते थे कि सही है कि नहीं, कोई लेके तो नहीं गया, और उसमें डालते थे। आप बताइए कब आएगा आम का पेड़। यहाँ लोग सुबह इन्वेस्ट करते हैं, शाम को चेक करते हैं पैसा कितना बढ़ गया। टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। अगर 1 लाख रुपए में 10% का रिटर्न आता है तो 1 साल में 10,000 बढ़ेगा। लेकिन अगले साल वो 10,000 नहीं बढ़ेगा, 1,10,000 पे 10% बढ़ेगा। ठीक है, तो वो 11,000 बढ़ेगा। और तो इस तरह धीरे जैसे जैसे कंपाउंडिंग होगा, वैसे वैसे वो पहले 5 साल में हो सकता है वो 2 लाख हो, 10 साल में हो सकता है वो 4 लाख हो जाए, और आप 15 साल में वो 4 का 8 हो जाए, और 8 का 16 हो जाए, 16 का 32 हो जाए। तो जो लास्ट के वॉरेन बफेट ने भी जिंदगी की सारी जितना वेल्थ बनाया है, उसका आधा वेल्थ लास्ट के 5-10 सालों में बनाया है। मतलब आज जो जितने बड़े एम्पायर के मालिक हैं, उसमें से आधा धन उन्होंने पिछले 10 साल में बनाया है। क्योंकि
बिल्कुल। हर 5 साल में पैसा डबल होता चला जाता है। मतलब कुछ पेशेंस रखना भी बहुत Patience जरूरी है, और नॉलेज वो तो नॉलेज होना जरूरी है ही, चाहिए। और आपको पता। तो नॉलेज के साथ अगर अनुभव नहीं होगा हाँ, तो आप पैसा लगाएंगे और थोड़ा पैसा बनेगा उसको लेकर खर्च कर देंगे। बिल्कुल। तो स्टिक रहना पड़ेगा अपने गोल पे कि आपने किस लिए शुरू किया था। इसलिए मैंने बताया सबसे पहले गोल होना चाहिए। गोल होना चाहिए, गोल के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करें। बजट होना चाहिए कि आप कितने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, और उस बजट के बाद अपनी सेविंग की हैबिट्स। आप पैसा कितना कमाते हैं उससे अमीर नहीं बनते हैं, आप पैसा कैसे खर्च करते हैं उससे अमीर बनते हैं, और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं उससे अमीर। तो सेविंग, इनकम को मतलब हम लोग फोकस ना सेविंग पे ज़्यादा रिटर्न पे आते हैं कि मैंने अगर 1 लाख रुपये लगाया तो ऐसी जगह लगाऊं जहाँ 10% की जगह 12%, 12% की जगह 15% रिटर्न आ जाए, या 15% की जगह 20% रिटर्न। हम जब ये रिटर्न ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हम रिस्क बढ़ाते हैं बेसिकली। कहीं 10% रिटर्न आ रहा होगा तो सेफ रिटर्न आ रहा होगा। हाइब्रिड फंड होते हैं उसमें सेफ रिटर्न तो 10 से 12%, 15% रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर हम इक्विटी में जाते हैं 100% इक्विटी तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। हम थीमेटिक सेक्टोरियल टाइप के फंड में जाते हैं तो उसमें और रिस्क बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम रिटर्न ज़्यादा उम्मीद करते हैं हम बेसिकली रिस्क में डाल रहे हैं अपने पैसे को। ठीक है, तो हम रिटर्न क्यों जा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि हमको कम समय में पैसा बनाना है। लेकिन अगर कम समय में सेफ जगह पैसा रखा तो टाइम के साथ तो पैसा बन जाएगा। चलिए, अब रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जी। अगर सिर्फ 10,000 है तो कैसे उसे डबल करें? बेस्ट तरीका है, अगर आपके 5 साल से ऊपर का टाइम है तो आप उसको SIP में पैसा डालिए, पैसा बन जाएगा। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक क्या होता है? खर्चे ज़्यादा करना है इनकम से। एक फाइनेंशियल एडवाइस जो आपको 20s में मिलती तो जिंदगी बदल जाती। मैं उस समय से सेविंग नहीं करता था, सेविंग करता था और 3 साल में खर्च कर देता था। जो जैसे ही पैसे इकट्ठा होता था खर्च कर देता था। मैं आपको बताऊं, अपने ज़िंदगी के बहुत बड़े पैसे को मैंने 2017 में, जब मुझे घर लेना था, भाई बहन की शादी थी और कुछ और ज़रूरतें थी, तो मैंने अपने सारे वेल्थ को उस समय ख़त्म कर दिया था। मुझे लगा फिर जोड़ लेंगे। मुझे लगता है अगर वो पैसा मैंने नहीं निकाला होता, उसकी जगह लोन लिया होता उस ज़रूरत के लिए, और उस पैसे को इन्वेस्ट किया था, तो आज साथ मेरी जो वेल्थ है उससे कम से कम 4 गुना होती। बिल्कुल। और आपने एक बहुत अच्छी कविता भी लिखी है, वो कविता मैं चाहूंगी कि आप सुनाएं। जब मार्केट नीचे गिरता है तो अक्सर लोग सवाल करने लगते हैं, यार कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, कहाँ कैसे, तो पैसा माइनस हो गया। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, मतलब थोड़ा सा एड ऑन किया है इधर उधर जोड़ के, कि अगर आज कबीरदास होते तो आज के संदर्भ में जब मार्केट नीचे होता है, पिछला 1-2 साल गुजरा वो थोड़ा नीचे, अभी पिछले सितंबर से मार्केट थोड़ा नीचे था, वापस इंप्रूव हो गया है। तो जब मार्केट नीचे होता है उन दिनों जब इन्वेस्टर की क्या हालत होती है, अगर वो इस लाइन को समझे और कबीरदास जी की इन पंक्तियों पे अगर कबीरदास होते तो आज के संदर्भ में शायद ऐसा ही लिखते कि तेजी में इन्वेस्ट सब करे, मंदी में करे ना कोई। तेजी में इन्वेस्ट सब करे, मंदी में करे ना कोई। जो मंदी में इन्वेस्ट करे वो सदा करे एंजॉय। तेजी मंदी दोनों चले तभी मार्केट कहलाए। तेजी में एसेट एलोकेशन ना करे और मंदी आए तो घबराए। लेजी, ग्रीडी और ऋणी, मतलब जो उधार लेने वाले लोग हैं, इस मार्केट में ना आए। उधार लगा के भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। काबू रहे न खुद पे और मार्केट पे दोष लगाए। लेजी, ग्रीडी और ऋणी मार्केट में ना आए और काबू रहे न खुद पे, मार्केट पे दोष लगाएं। CNBC सुन सुन के मुँह पंडित भयानक होए। CNBC सुन सुन के मुँह पंडित भयानक होए। सब्र और समझ से काम ले, वही रियल इन्वेस्टर होए। बॉटम बॉटम सब कहें, बॉटम बना न कोई। जब असल में बॉटम आए, हिम्मत बचाना होए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, न करो चिंता ना ही प्रयोग। जब चितरंजन उपलब्ध है, करने को सहयोग। खूब करो मेहनत, खूब कमाओ धन। परिवार को समय दो, चित्त को रखो प्रसन्न। पल पल घटते जीवन को ना यूं ही व्यर्थ करो। पढ़ो, खेलो, घूमो और बच्चों को समर्थ करो। चितरंजन की सलाह लो, करो निरंतर निवेश। बनेगा धन, बढ़ेगा धन, मार्केट की चिंता न रहेगी शेष। समय भी होगा, पैसा भी होगा, समृद्ध आप बन जाओगे। रहोगे खुशहाल सदा और परिवार को भी संपन्न छोड़ के जाओगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी कविता। और मुझे लगता है छोटी सी कविता में हर पंक्ति में आपने ये बता दिया है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप एक अच्छा जीवन चाहते हैं, अपने परिवार वालों को अच्छा जीवन देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है। तो ये जो टीवी में मुझे लगता है ये जो बैठते हैं जैसा आपने जिक्र भी किया, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं लोग, तो आप अपने आप पहले काबिलियत भी देखिए। वो बताते तो सही है, हाँ बताते सही है, लेकिन आपको यूटिलाइज करने आना चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हम दोनों ही वो चैनल देख रहे हैं, लेकिन वो किसी और, उनके अपने सर्कमस्टांसेस है, मेरे कोई और है, तो हम दोनों पे आई थिंक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेना अच्छी है। जैसा कि मैंने सवाल भी किया कि एजेंट ज़रूरी है, तो एजेंट ज़रूरी है। एजेंट जरूरी नहीं है, सलाहकार जरूरी है। सही सलाहकार, सही मेंटर, सही गाइड जरूरी है। वो गाइड आपको आपके टीचर में मिल सकता है, आपके पिताजी में मिल सकता है, आपके एजेंट में मिल सकता है। ये ढूंढिए कि कौन सही सलाह दे रहा है।
और पैसा तो ऐसी चीज़ है कि भैया किसी कीमत में नहीं जाना चाहिए। 1 रुपया भी चला जाए ना तो मन उदास हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी का भी पैसा जाए। आप चितरंजन जी का इंस्टाग्राम भी जाके उन पर विजिट कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, उनको डीएम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई और भी आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए बाय, और आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच तमन्ना जी। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.